हेलो स्टूडेंट्स। तो आपका स्वागत है टेंसर एनालिसिस के नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले मैंने टेंसर एनालिसिस का लगभग 4 वीडियो बना लिया है। उसमें बेसिकली हम लोगों ने टेंसर एनालिसिस के एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को क्लियर किया। जो टॉपिक था बेसिकली रिलेटेड आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन से। आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन के अंदर हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को पढ़ा, जैसे क्रॉनिकल डेल्टा, डमी इंडेक्स, रैंक, ऑर्डर ऑर्डर रैंक एक ही चीज होता है, डायमेंशंस, रिप्रेजेंटेशन पढ़ा और भी बहुत सारे छोटे 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 चीजों को पढ़ा। अब टेंसर एनालिसिस का दूसरा सेशन, दूसरा पार्ट स्टार्ट होता है, जो कि है आपको लीनियर अलजेब्रा से थोड़ा थोड़ा रिलेटेड है। थोड़ा थोड़ा, ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप बोलोगे सर लीनियर अलजेब्रा, ये वर्ड सुन के ही मैं डर गया। नहीं डरना है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ लीनियर अलजेब्रा, और आप जैसे जैसे मुझे पता है कि आपको क्या बताना जरूरी है ताकि हर बात आपको समझ में आए। अगर मुझे कभी भी कुछ ऐसा टॉपिक आपको बताना पड़े जो कि आपको समझ में नहीं आएगा, तो उस टॉपिक को समझ में आने के लिए जो बताना मुझे पड़ेगा वो मैं इस प्लेलिस्ट में, इस पर्टिकुलर चैप्टर के प्लेलिस्ट में जरूर और जरूर बताऊंगा, या फिर आपको उससे पहले सजेस्ट कर दूंगा कि प्लीज इसको पढ़ के आइए, तब जाके आपको ये समझ में आएगा। क्योंकि आपको पता है हायर आप कोई भी चीज पढ़ो, मैथ या साइंस, सब एक दूसरे से क्या होते हैं, लिंक्ड होते हैं। और मैंने आपको बताया ही है कि लीनियर अलजेब्रा, मैट्रिक्स, वेक्टर, टेंसर सब एक दूसरे से पूरा मिला हुआ है। तो अगर सबको समझना है, तो मतलब खेलना है सबके साथ, तो ब्यूटीफुली कनेक्टेड आपको कनेक्ट करने आनी चाहिए चीजों को। आज टेंसर एनालिसिस का नेक्स्ट वीडियो है। इस वीडियो में बेसिकली हम लोग जो बेसिक बेसिक लीनियर अलजेब्रा नीडेड है टेंसर के लिए, वो जनरली हम लोग देखने वाले हैं। आप मेरा लीनियर अलजेब्रा का वीडियो अगर देखे होंगे तो आपको थोड़ा थोड़ा लीनियर अलजेब्रा के बारे में क्लियर होगा। तो चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, और अच्छे से पढ़िए, सोच के पढ़िए, सोचना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पढ़ ले, उससे कुछ नहीं होने जा रहा है। आप प्लीज और प्लीज सोचना सीखिए ताकि आप आगे अच्छे से चीजों को कर सकें, और सेल्फ स्टडी पे ज्यादा ध्यान दें, ना कि दूसरों पे डिपेंड होना ना रहे। क्योंकि टीचिंग का एकमात्र मतलब है, टीचर्स का एकमात्र मतलब है कि आपको इंडिपेंडेंट बनाना। मैं यही सोचता हूँ, अगर मैं टीचिंग कर रहा हूँ तो मेरा काम है कि आपको स्वतः इंडिपेंडेंट बनाओ, ना कि लंगड़ा लूला बनाओ कि दूसरे पे आपको डिपेंड होना पड़े। आप भी कुछ ऐसा ही सोच रखिए और अपने आप से सोचने का शक्ति डेवलप करिए, मैं उसमें आपका सहयोग करूंगा। इसलिए मेरे लेक्चर्स कभी कभी बड़े भी हो जाते हैं, क्योंकि मैं चीजों को, मैं आपको ये बतलाना चाहता हूँ कि देखो सोचा कैसे जाता है। आपकी मर्जी, बहुतों को ये वेस्ट ऑफ टाइम भी अगर लगे, अब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जो चाहता हूँ वो मैं हमेशा दूंगा। और जो भी बच्चे मुझे प्यार करते हैं, थैंक्स अ लॉट, और भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उन्हें अभी समझ नहीं आया है इस बात का इंपॉर्टेंस कि सोचा कैसे जाता है या सोचना क्यों इंपॉर्टेंट है। चलिए आज के लेक्चर में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं टेंशन एनालिसिस हम लोग पढ़ रहे हैं, और टेंशन एनालिसिस के नेक्स्ट वीडियो में आ गए हैं टेंशन नहीं लेना है, जो कि आपका बेसिक लीनियर अलजेब्रा फॉर टेंशन। मतलब बेसिक जो लीनियर अलजेब्रा है ना, वो हम लोग देखने वाले हैं। आखिर सबसे पहला जो टॉपिक इसमें हम लोग देखने वाले हैं वो है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का किसी का क्या मतलब होता है, आखिर इसमें हम लोग करने क्या जा रहे हैं। इस टॉपिक में करने क्या जा रहे हैं, इसमें हम लोग करेंगे क्या, और उस करने से फायदा क्या होगा। ठीक है। दूसरा जो चीज हम लोग देखने वाले हैं, वो देखने वाले हैं कि आखिर एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का टेंसर क्या क्या तरीका। मैंने आपको बोला ना कि टेंसर जनरलाइजेशन करता है, चीजों को जनरलाइज करता है। दूसरा टेंसर का काम क्या होता है, टेंसर का काम होता है चीजों को बहुत छोटे में रिप्रेजेंट करना, कॉम्पैक्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। तो ये बहुत हथियार है टेंसर का। आखिर हम लोग एक मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे टेंसर में, एक वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे टेंसर में, एक डिटर्मिनेंट को कैसे करेंगे, ये हम लोग देखने वाले हैं। मैंने आपको स्टार्ट करने से पहले ही बताया था क्लास 12 के बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम आएगी। आप कहीं से जाके क्लास 12 थोड़ा सा पढ़ लो। उसके बाद तीसरा जो टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं, वो देखने वाले हैं इन्वर्टिंग द मैट्रिसेस। इन्वर्स पढ़े हो ना मैट्रिक्स का, वही चीज यहाँ पे है। और जो चौथा चीज देखने वाले हैं, वो देखने वाले हैं मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, लीनियर सिस्टम एंड क्वाड्रेटिक सिस्टम। मतलब जो लीनियर सिस्टम होता है ए एक्स प्लस बी का टाइप का लीनियर सिस्टम, वो कैसे हम लोग मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और फिर मैट्रिक्स को कैसे हम लोग टेंसर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फाइनली बात वही हुआ कि कैसे हम लोग टेंसर्स की मदद से लीनियर सिस्टम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, और अच्छे से पढ़िए और सोचना सीखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को।
तो चलिए सबसे पहला जो चीज आता है हमारे सामने वो आता है बेसिकली इंट्रोडक्शन। सबसे पहला जो बात आता है वो आता है आपका इंट्रोडक्शन। आखिर ये जो टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं, आखिर इस टॉपिक का गोल क्या है, समझ रहे हो ना बात को। इस टॉपिक का बेसिकली गोल क्या है ये हमें समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए दो सबसे इंपॉर्टेंट गोल है जो कि अभी आपको पहला गोल क्लियर नहीं होगा, पहले दूसरा गोल क्लियर होगा फिर पहला गोल क्लियर होगा। वो तो मेरे पे डिपेंड करता है ना, जो दूसरा है उसको हम पहला लिख देंगे तो बोल देंगे पहले पहला गोल क्लियर होगा फिर दूसरा क्लियर होगा। तो चलिए पहले दूसरे एक लाइन से ही करते हैं। तो सबसे पहला और महत्वपूर्ण इस चैप्टर का महत्व है, इसका पावर जो ये आपको देता है वो देता है बेसिकली वी वांट, हम लोग चाहते क्या है, अब वी वांट टू एक्सप्रेस linear equations, vectors, and we want to express linear equations or vectors। एक सेकंड में अपने फोन को साइलेंट कर लो, याद नहीं है। हाँ चलिए, linear equations and vectors and determinants in compact or more generalized form, more generalized form, more generalized form. For that we need टेंसर्स। टेंसर कोई भूत का नाम नहीं, टेंसर बेसिकली वेक्टर का ही जनरलाइजेशन या फिर चीजों को एन डायमेंशन में देखना और छोटे छोटे कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना। फॉर दैट वी नीड टेंसर। बेसिकली बेसिकली क्या होता है, बेसिकली वी ट्राई टू एक्सप्रेस the above things in the form of आइंस्टीन समेशन कन्वेंशन। मैंने आपको आइंस्टीन समेशन कन्वेंशन में ही बताया है कि आइंस्टीन समेशन कन्वेंशन टेंसर एनालिसिस और फिजिक्स की दुनिया में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बेसिकली ये कुछ खास चीज नहीं है, ये एक रिप्रेजेंटेशन, एक कन्वेंशन, एक रूल है जो कि आपको ध्यान रखना है। आइंस्टीन समेशन कन्वेंशन मतलब जो आप मैट्रिक्स पढ़ते हो, जो आप वेक्टर पढ़ते हो, जो आप डिटर्मिनेंट पढ़ते हो, जो आप लीनियर इक्वेशंस पढ़ते हो, अब हम लोग उसको जो है टेंसर के फॉर्म में दिखाना चाहते हैं और जो जनरलाइज के फॉर्म में दिखाना चाहते हैं। और इसके लिए इसमें हम लोग क्या कोशिश करेंगे कि जितने भी चीज हम लोग देख रहे हैं उसको किस में रिप्रेजेंट करें, उसको हम लोग आइंस्टीन समेशन कन्वेंशन में रिप्रेजेंट करें। आइंस्टीन समेशन कन्वेंशन आपको आ रहा होगा, अब जिसको नहीं आ रहा है वो जाके मेरा पहला दूसरा लेक्चर देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। अभी मैं अगर वो समझाने लगा तो फिर इसको क्या पढ़ाऊंगा। तो ये बेसिकली हमारा पहला गोल होगा। पहला गोल बेसिकली यही है हमारा कि हम जा, यहाँ तो मैट्रिक्स मैंने लिखा ही नहीं, तो यहाँ पे आप मैट्रिक्स भी ऐड कर सकते हो, मैट्रिसेस मैट्रिसेस भी आप ऐड कर सकते हो। मतलब मैट्रिसेस, लीनियर इक्वेशन, वेक्टर, डिटरमिनेंट, इन सब को कैसे छोटे और जनरलाइज फॉर्म में लिखा जाए, इस चैप्टर का यही गोल है। जिसमें मदद हमारी कौन करेगा, मदद हमारी करेगा आइंस्टीन समेशन कन्वेंशन और टेंसर के कुछ कुछ कॉन्सेप्ट जो कि हम लोग पढ़े हैं। क्योंकि अभी तक तो हम लोग टेंसर के कौन से कॉन्सेप्ट को पढ़े हैं, आइंस्टीन समेशन के कॉन्सेप्ट को पढ़े हैं ना, उसी के अंदर ना सब क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट आया था। तो ये बेसिकली फर्स्ट गोल है इस चैप्टर का, यानी कि इस सेशन का, इस टॉपिक का। तो नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट गोल है इस टॉपिक का, वो है इट गिव्स यू दी जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ टेंस। आप आगे आने वाले लेक्चर्स में आपको पता चलेगा कि सर जो मैं टेंसर तो पढ़ रहे थे पर टेंसर दिखता कैसा है, सर उसको डायग्राम से कैसे दिखाएंगे, उसका ज्योमेट्री क्या होगा। तो इस टॉपिक के मदद से या जो आज तक आप लोग पढ़े उसकी मदद से आगे 3-4 लेक्चर्स के बाद हम लोग इसके ज्योमेट्रिकल मीनिंग
पे भी ध्यान देंगे, इसके फिजिकल मीनिंग पे भी ध्यान देंगे। मतलब फिजिक्स में कभी कभी यूज करके देखेंगे, ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करके देखेंगे आखिर टेंसर दिखता कैसा है, टेंसर को हम लोग कैसे पहचानना तो आप समझ गए, लेकिन आप टेंसर को कैसे डायग्राम से रिप्रेजेंट करें। अगर कहीं पे लिखा हुआ है कि अगर कहीं पे लिखा हुआ है ना कि Q इक्वल्स टू ए आई जे ई आई और बी जे, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करे, ये क्या बताना चाह रहा है अपने आप में। एक चीज तो मेरे को पता है कि ये समेशन बता रहा है, वो तो हो गया मैथमेटिकल चीज, लेकिन ये ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करना चाहता है कि हमें क्या बताना चाहता है। जैसे कि अगर आप किसी भी चीज को लिखते हो, जैसे कि आप एक वेक्टर लिखते हो, वेक्टर लिखते हो ना, क्या एक्स आई क्या प्लस वाई जे क्या प्लस जेड के क्या, तो ये क्या बताता है, ये बताता है ना आपके एक 3D स्पेस में एक पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर होगा, पोजीशन होगा, वो इसकी मदद से हम लोग बता सकते हैं। इसको आप आर से भी देखो, जनरली आर से पोजीशन वेक्टर को दिखाया जाता है। इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर को कौन दिखाता है, तो ये वेक्टर शो करता है। उसी तरह ये जो टेंसर है, ये आखिर ज्योमेट्रिकली क्या हम लोगों को बताना चाहता है। पता है कि आपको ज्योमेट्री आप जब किसी का जान पाइएगा तो आप विजुलाइज कर पाइएगा और चीजों को बेहतरीन ढंग से सीख पाइएगा। तो बेसिकली इंट्रोडक्शन में आपको इन्हीं दो बातों पे ध्यान रखना है कि ये चैप्टर में हम लोग बेसिकली जो मैट्रिसेस होता है, वेक्टर होता है या फिर डिटर्मिनेंट होता है, इसको हम लोग कॉम्पैक्ट और जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने वाले हैं। और आगे धीरे धीरे हम लोग जो है टेंसर के ज्योमेट्रिकल मीनिंग पे गौर फरमाने वाले हैं। तो ये था इसका बेसिकली इंट्रोडक्शन। अब जो हम लोग देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं टेंसर नोटेशन फॉर टेंसर नोटेशन। नोटेशन मतलब क्या, सिंबल, टेंसर नोटेशन और मैट्रिसेस। टेंसर नोटेशन फॉर मैट्रिसेस। अब देखिए, सबसे पहले तो आपके बचपन के क्लास को थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूं आपके पास एक मैट्रिक्स ए है, तो आपको पता है कि उसके पास एलिमेंट होता है, मैट्रिक्स के पास रिप्रेजेंट ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में किया जाता है, जहाँ उस मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखा जाता है। तो मान लेते हैं कि अभी मैट्रिक्स, मान लेते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने बाय कितने ऑर्डर का है, तो बताइए इसमें रो कितना, इसको बोला जाता है क्या, रो। तो ये हो गया R1 आपका, ये हो गया आपका R2 और ये हो गया आपका R3। इसको क्या बोला जाता है, कॉलम C1 C2 और C3। तो यहाँ क्या लिखा जाता है, ऑर्डर। तो बताइए 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स मतलब 3 रोज है और 3 कॉलम्स है, 3 रोज है और 3 कॉलम्स है। बताइए इसको क्या बोला जाता है। अगर मैं इसको अब दूसरे कलर से रिप्रेजेंट करूंगा, थोड़ा सा मैं एक नॉर्मली रिवाइज करवा दे रहा हूँ कुछ, इसको क्या बोला जाता है। जैसे तो आपके क्लास में भी मैट्रिक्स चल ही रहा है इस चैनल पे, तो आप वहां से सीख सकते हैं। इसको क्या बोला जाता है, बेसिकली ये आपका प्रिंसिपल डायगोनल है, प्रिंसिपल डायगोनल है। और ये वन, इसके अंदर जो ये 1 2 3 है, ये सब क्या है, ये जो 1 है 2 है 3 है डॉट 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 9 तक जो है, ये बेसिकली क्या है, ये है एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स, एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ए के क्या है, ये सब एलिमेंट है। मैट्रिक्स को ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल लेटर से जनरली रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये सब क्या है, एलिमेंट है। पहला रो है, दूसरा रो है, तीसरा रो है। अब बताइए अगर हम लोग जनरल फॉर्म में मैट्रिक्स को दिखाएं, मान लेते हैं कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए और इसको हम लोग अगर जनरल फॉर्म में दिखाएं, तो बताइए कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हम लोग कहते हैं कि इसका ऑर्डर है m क्रॉस n, m क्रॉस n से क्या समझ में आता है, m क्रॉस n से समझ में आता है इसके पास m रोज होंगे और n कॉलम्स होंगे, m रोज होंगे और n कॉलम्स होंगे। बताइए इसको क्या बोलिएगा, ये होगा ना आपका क्या, A11। देखिए ये किसको रिप्रेजेंट, ऐसे रो चलता है और ऐसे कॉलम होता है। तो बताइए A11 A12, रो तो फिक्स रहेगा ना, रो तो वन ही पहला ही रो है नहीं, पर कॉलम देखिए दूसरा कॉलम आ गया A13। ऐसे ही करके कितने कॉलम्स है यहाँ पे, कॉलम आपके n है, A1 n। कोई दिक्कत, पूरी तरह बताइए। सेकेंड रो है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम,
सेकेंड रो थर्ड कॉलम डॉट 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 सेकेंड रो nth कॉलम। उसी तरह नीचे में कहाँ तक जाएगा, कितने रोज तक जाना है, m रोज तक, AM1 AM2 AM3 डॉट 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 AMN। बताइए इसके डायगोनल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। अगर मैं डायगोनल एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करूं, डायगोनल एलिमेंट्स की बात करूं, बताइए डायगोनल एलिमेंट्स कौन कौन है, A11 है, A22 है, A33 है, डॉट 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 AM और N है, AM और N है। तो देखिए M रोज है और N कॉलम्स है, M रोज है और N कॉलम्स है। ये हो गया प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, ये आपके हैं। तो बेसिकली अगर आपको एक जनरल मैट्रिक्स को दिखाना हो जिसमें M रोज और N कॉलम्स होंगे, तो बताइए उस मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करेगा, ऐसे रिप्रेजेंट करेगा, और ये सब क्या कहलाएंगे, उसके एलिमेंट्स कहलाएंगे। बात समझ में आ रही है। ये मैंने थोड़ा सा बेसिक बता। अब चलिए हम लोग देखते हैं टेंसर नोटेशन, आखिर टेंसर की मदद से कैसे हम लोग एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए अब देखिए, मैं सिंपली आपसे एक बात कहना चाहूंगा। देखिए अभी जो आपने सेम काम किया, अब देखिए एक मैट्रिक्स मान लेते हैं आपके पास, और जिसका ऑर्डर कुछ m/n है, सॉरी m×n, इसको कई बुक में ऐसे लिखा रहेगा mn, तो कंफ्यूज मत होइएगा, सेम चीज है। ये ऑर्डर को ही बताता है, इसमें ये क्या है आपका, ये और ये क्या है आपका, रो को ही रिप्रेजेंट करता है, और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, आपको कॉलम को ही रिप्रेजेंट करता है। तो दोनों तरीका है लिखने का, जो लिखना है वो आप लिख सकते हैं। इसका मतलब m×n ही है, मतलब m×n को ही ये रिप्रेजेंट करता है। अब आपके पास मान लेते हैं कि एक मैट्रिक्स है, और इसके में एलिमेंट अभी अभी हम लोगों ने दिखाया A11 A12, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ A1n। नीचे हम लोग गए AM1 AM2 डॉट 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 AMN। इतने मतलब इसमें m रोज है और n क्या है, कॉलम्स है। अब अगर इसी चीज को, इसी नोटेशन को अगर आपको टेंसर के फॉर्म में दिखाना है, तो टेंसर का काम क्या होता है, टेंसर का काम होता है चीजों को छोटे में दिखाना। इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो इस चीज को समझो। अगर ये एक मैट्रिक्स है, तो इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ए एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स ए हैं और आई और जे, और इसको आप ब्रैकेट में बंद कर दो और यहाँ पे लिख दो m×n। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, समझिए बात। अब इसमें ये हर टर्म का मीनिंग समझेंगे। आपको ए पता है, ए आई जे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए आई जे रिप्रेजेंट कर रहा है एलिमेंट्स को, आई रिप्रेजेंट करता है, यानी कि पहला बात तो ये फर्स्ट इंडेक्स है, और ये रिप्रेजेंट करता है रोज को। बताइए यहाँ पे रोज कहां से कहां तक गया है, आई का वैल्यू 1 से लेके m तक गया है ना, और जे रिप्रेजेंट करेगा किसको, पहली बात तो ये सेकेंड इंडेक्स है, और ये रिप्रेजेंट करेगा आपको कॉलम्स को। और बताइए जे का वैल्यू कहां से कहां तक गया है, 1 से लेके n तक गया है। तो ये तीन चीज है, इसमें तीन एलिमेंट्स, और दिखाने का तरीका आपको पता ही है, किसमें दिखाते हैं हम लोग, स्क्वायर ब्रैकेट में दिखाते हैं। तो ये हो गया इसको शॉर्ट में दिखाने का तरीका, जिससे आप दिखा सकते हो। चाहे ऐसे लिखो कि चाहे ऐसे लिखो, दोनों एक ही बात को आपको बतलाएगा। अब देखो दोनों जो है आपको एक ही बात को बतलाएगा, इतना बात आपको समझ में आ रही होगी। अगर एक चीज मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं इसको थोड़ा सा खोल के आपको मैं सामने में दिखाऊं, जैसे कि अगर बताइए ए बराबर आपका लिखा हो, सिमिलरिटी हम दिखा रहे हैं, ए बराबर जैसे मान लेते हैं आपका BI लिखा हो, ठीक है, और आपका जो ऑर्डर है वो लिखा हो x×y। इसका क्या मतलब होगा, सबसे पहली बात तो मैंने आपको बताया है कि टेंसर को खोलने का तरीका, पहले आई का वैल्यू ले लीजिए, फिर एक्स को रिप्रेजेंट करिए, फिर सॉरी फिर जे का वैल्यू लीजिए। आप सबसे पहले तो जानते हैं एक मैट्रिक्स होगा जिसका ऑर्डर क्या होगा, जिसका ऑर्डर होगा x×y, यानी कि उसके में x रोज होगा और y कॉलम्स होगा। तो सबसे पहले आई का वैल्यू लीजिए, तो बताइए आई का वैल्यू 1 से कहां तक जाएगा, पहले इस सबको लिख लीजिए, कंफ्यूजन नहीं होगा। आई का वैल्यू कहां से कहां तक जाएगा, 1 से लेके x तक जाएगा, और जे का वैल्यू कहां से कहां तक जाएगा, आपको 1 से लेके y तक जाएगा।
इसमें जो पहला वाला होगा वो हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा, रो को रिप्रेजेंट करेगा, और जे वाला जो पार्ट सेकंड वाला इंडेक्स जो होगा, देखिए मैंने लिखा है इसलिए फर्स्ट और सेकंड, जो सेकंड इंडेक्स होगा वो हमेशा कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब देखिए आई का वैल्यू कहां से कहां तक जाएगा, 1 से लेके x तक। तो बताइए रो किधर है, रो पहला रो ये है, दूसरा रो ये होगा, तीसरा रो ये होगा, चौथा रो ये होगा, डॉट 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 करते करते एक्समा रो ये होगा। तो पहले लिख दीजिए अरे यार B1 होगा, B2 होगा। अब देखिए यहाँ पे J का वैल्यू अभी आप नहीं ले रहे हैं, B3 होगा, डॉट डॉट कहां तक जाएगा, BX तक। अब बताइए पहला कॉलम तो B1, पूरी तरह ये रो तो फिक्स है, पर दूसरा कॉलम B2 बताइए कहां तक जाएगा, B1Y तक जाएगा। उसी तरह B2 रो लिखते हैं पहले, उसके बाद बताइए कॉलम नंबर कितना है, ये 2 है, क्योंकि रो तो फिक्स है, कॉलम दूसरा है। उसी तरह ये कहां तक जाएगा, B2 और Y तक जाएगा। ठीक उसी प्रकार अगर आप इसको बढ़ाइएगा, यहाँ पे कितना होगा, B2 पहला कॉलम और ये भी क्या आपका पहला कॉलम। अब इसका अगला एलिमेंट क्या होगा, BX, रो तो फिक्स है पर कॉलम तो दूसरा आ गया ना। इसी तरह ये आगे बढ़ते क्या जाएगा, BX अंतिम Y, मतलब X रो और Y कॉलम, X रो और Y कॉलम। इसी चीज को आप ऐसे खोल के रिप्रेजेंट कर सकते हो। बेसिकली आपको ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे आई जो होता है, जो पहला इंडेक्स होता है वो रो को दिखाता है, दूसरा इंडेक्स कॉलम को दिखाता है। ये नंबर ऑफ रोज, कितने रोज हो सकते हैं, एक्स पहला ऑर्डर रिप्रेजेंट करेगा, और एम क्रॉस एन यानी कि एन जो है वो रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ कॉलम। ये सब बात आप थोड़ा थोड़ा जान रहे हैं। अब एक बात आप बोलेगा सर अभी हम टेंसर पढ़ के आए, सर हम आपसे ज्यादा सोचे, बहुत अच्छी बात है सर, इसको तो हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, आई और जे। देखिए इसलिए मैं आपको 2 बात ध्यान में करने का रहा, 2 बात। पहला बात, आई हमेशा देखिए कोई भी बुक में जो है ना, कोई भी जगह पे एक कन्वेंशन फिक्स करना होता है। आप यहाँ पे ए भी, यहाँ पे देखो आई जे जरूरी नहीं, आप एक्स वाई भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक कन्वेंशन को फिक्स करके चलना होगा, नहीं तो कंफ्यूजन होगा बहुत बार। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इसको BIJ के फॉर्म में लिखते हैं, जहाँ पे B ऊपर है और J कहाँ है, नीचे। तो ऊपर वाले को क्या बोला जाता है, सब स्क्रिप्ट, और नीचे वाले को ऊपर वाले को सुपर स्क्रिप्ट और नीचे वाले को सब स्क्रिप्ट। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। इसी चीज को BIJ को लिखने का एक और तरीका आपको पता है, जिसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर वही है X और Y, जिसमें I क्या है आपका, I रॉ को दिखा रहा है और जे किसको दिखा रहा है, कॉलम को दिखा रहा है। और आई का कहां से कहां तक वैरी कर रहा है, 1 से लेके एक्स तक, और जे कहां से कहां तक वैरी कर रहा है, 1 से लेके वाई तक वैरी कर रहा है। अब देखिए इसी चीज को एक और तरीका से ना आप दिखा सकते हैं, आप बोलोगे सर दोनों को हम ऊपर लगा देंगे, सुपर स्क्रिप्ट बना देंगे, वो भी एक तरीका है। वैसे भी आप कर सकते हो, जैसे कि BIJ और एक्स और वाई, जहां पे एक्स रॉ को और वाई कॉलम को, आई रॉ को और वाई कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें जो ये जो चीज हम लोग देख रहे हैं कि BIJ ऊपर लिख दिए, एक बार ऊपर लिखे, एक बार नीचे लिख दिए, एक बार दोनों बार ऊपर लिख दिए, तो बेसिकली जहां देख रहे हैं आप, जहां पे आई ऊपर है और जे नीचे है, इसको बोला जाता है मिक्स्ड सफिक्स। देखिए मिक्स सफिक्स कहने का मतलब क्या, देखिए इसमें लोअर भी है और अपर भी, यानी कि सुपर स्क्रिप्ट भी है और सब स्क्रिप्ट भी है। तो इसको आप बोल देते हैं हम लोग क्या, इसको कहा जाता है मिक्स सफिक्स। जिसके ऐसा टेंसर जिसमें जो सफिक्स यूज होते हैं वो अगर लोअर यूज हो और अपर दोनों सफिक्स यूज होते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं मिक्स सफिक्स। तो बेसिकली इसी को क्या बोल दिया गया, मिक्स सफिक्स बोल दिया गया। देखिए इस ए मैट्रिक्स को दिखाने का ये 3 तरीका है, लेकिन हाँ इस 3 तरीके में आपको एक दो बात को जो है ध्यान में रख के चलना है। वो बात क्या है, वो हम लोग पहले इस चीज को समझ लेते हैं। जैसे कि देखिए ए इक्वल्स टू क्या था, BIJ, जहां पे सब स्क्रिप्ट के फॉर्म में था, दोनों नीचे था। तो आपने जो इसका एलिमेंट लिखा है, एलिमेंट देखिए क्या लिखे हैं, B11, B12, B1Y तक। तो जो आप एलिमेंट लिख रहे हो वो एलिमेंट वैसे ही लिख रहे हो जैसे सब स्क्रिप्ट या जैसे यूज किया। जैसे देखिए B के नीचे में IJ है, बी के नीचे में IJ है, तो आप जो सब स्क्रिप्ट भी लिख रहे हो वो नीचे में ही लिख रहे हो। तो यही गलतियां बच्चे जनरली कर देते हैं। इसका जो सब स्क्रिप्ट लिखाएगा उसका लिखाएगा सब स्क्रिप्ट एक ऊपर और दूसरा नीचे। इस बात को बस आपको ध्यान रखना। देखिए तीनों एक ही चीज का रिप्रेजेंटेशन है, पर जैसा आप लिख रहे हो वैसा ही आपको दिखाना होगा। बात समझ रहे ना, जैसा भेष वैसा ही आपको शो करना होगा। जैसा आप उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं वैसा ही लिखना पड़ेगा। अगर आप उल्टा लिखते हो तो वो फिर गलत है।
जैसे कि आप नीचे में B11 लिख दोगे तो वो फिर गलत हो जाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रख के चलना है कि जैसा आप बॉक्स के अंदर दिखा रहे हो आपको एलिमेंट्स को उसी चेहरे में दिखाना होगा। जिस तरह जैसा रोल होता है एक्टर का, एक्टर वैसा ही बिहेव करता है सिनेमा में, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे भी आपको ध्यान देना है कि है तो तीनों एक ही चीज़, पर जैसा दिख रहा है वैसा ही आपको लिखना है। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अब जो बेसिकली हमारा टॉपिक है वो है पहले एग्जाम्पल के रूप में इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं, जो हम लोग अभी स्टडी कर रहे हैं। और एग्जाम्पल से एक दो बात समझेंगे जो अभी मैंने आपको नहीं बताया है, वो आपको जब मैं एग्जाम्पल से दिखाऊंगा उसके बाद आपको समझ में आएगा। तो चलिए पहला एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास CIJ है और जो I है ऊपर की ओर है और J जो है वो नीचे की ओर है, और इसका जो ऑर्डर दिया हुआ है आपको 2 3 का मतलब क्या हो गया 2 क्रॉस 3, मतलब रो कितना है 2 और क्या कहते हैं कॉलम कितना है 3 कॉलम है। तो चलिए इसको अब हम लोग को रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले रिप्रेजेंट करने से पहले हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग को पहचानना है कि रो कौन है और कॉलम कौन है, आई का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रहा है और जे का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, सबसे महत्वपूर्ण काम। तो आपको पता है आई रिप्रेजेंट कर रहा है रो को, तो रो का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रहा है 2 से लेके 1 तक, मतलब 1 से लेके 2 तक जा रहा है। जे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रहा है 1 से लेके 3 तक जा रहा है। तो सबसे पहले इस चीज़ को आपको समझना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ताकि आपका देखिए क्वेश्चन करने से पहले क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के छोटे भाग में बांट दीजिए। अब देखिए आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है रो को, और ये किसको कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये बात आप अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं। अब चलिए इसको हम लोग लिखते हैं, बना लीजिए एक स्क्वायर मैट्रिक्स आराम से नॉर्मली। अब देखिए इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 यानी कि 2 × 3, इसी को 2 3 भी आप लिख सकते हो। अब एक एक करके चलिए आई को पहले वेरी करिए। तो आई रो को रिप्रेजेंट करता है तो एक बार 1 है एक बार 2। अब जे को 1 से 3 वैल्यू ले लीजिए। तो बताइए जहाँ पे J1, अब फिर दूसरे कॉलम के लिए J2, तीसरे कॉलम के लिए J3, पर 1 तो फिक्स रहेगा। उसी प्रकार 2 के लिए 2 फिक्स रहेगा, पर कॉलम बदलते जाएगा, यानी कि दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम। ये हमारा बन गया मैट्रिक्स जो हम लोगों को दिया गया था। बात समझ में आ रही होगी। तो ये सब चीज़ छोटा छोटा बात है जो आपको ध्यान में रखना है कि पहले IJ इसका ऑर्डर लिख लीजिए, उसके बाद एक को वैरी करिए, दूसरे को फिक्स रखिए, उसके बाद दूसरे को वैरी करके अपना आप मैट्रिक्स बना लीजिए। देखिए जैसा हम लोगों ने रिप्रेजेंट क्वेश्चन में किया है वैसा ही हम लोगों ने एलिमेंट्स को दिखाया है। तो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए, अदरवाइज देखिए आपको पता है टेंसर एक रिप्रेजेंटेशन को ही कहते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन ही अगर किसी चीज़ का आप कर रहे हैं उसको रिप्रेजेंटेशन अच्छा से नहीं करिएगा तो ऑब्वियसली बात है वो गलत होगा। तो चलिए अगला एग्जांपल हम लोग लेके और चीज़ों को बेहतरीन ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है डी जिसके छत पे है जे, और उल्टा कर दिया हम लोग, छत पे है जे और नीचे है आई, 1 नहीं है आई है, और इसका कुछ मान लिए ऑर्डर हम लोग लगभग 3 क्रॉस 3 के आसपास जा रहा है, 3 × 3। तो चलिए अब इसको हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले आपको आई जे, जैसा कि मैंने बोला कि आई किसको रिप्रेजेंट करेगा, आई रिप्रेजेंट करेगा रो को, और जे किसको रिप्रेजेंट करेगा। अभी भी मैं बोल रहा हूँ एक चीज़ जो है मैं आपको अभी नहीं समझा रहा हूँ, अभी मैं एक एग्जाम्पल दूंगा उसके बाद आपको समझ में आएगा। तो बेसिकली हम लोग इस चीज़ को लिख लिए। अब हम लोग चलिए मैट्रिक्स बना लेते हैं आराम से। तो मैट्रिक्स बनाने के बाद सबसे पहले आई को वैरी करिए, आई देखिए 3 है तो 3 को आई लिख दीजिए, उसके बाद जे को वैरी करिए, बहुत आसान बात है। तो सबसे पहले हम लोग आई को वैरी करते हैं। अब आई किधर है नीचे है तो नीचे लिखिएगा D1 D2 D3। अब देखिए अब जे को वैरी करिए, एक बार 1 एक बार 2 एक बार 3। उसी प्रकार 2 में भी एक बार 2 1 2 2 और 2 3। और उसी प्रकार आपका 3 में भी 3 1, अरे भाई यहाँ पे 1 पहले लिखना है, इधर नहीं, गलत है, पहले इधर 1 है 2 फिर D 3। तो ऐसे हम लोगों ने क्या किया, इसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर लिया। समझ में आ रही है ना बात। तो देखिए जैसा लिखा हुआ था वैसा ही हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन किया है, ठीक है। कन्वेंशन दिमाग में रखना है। अभी मैं बताऊंगा एक चीज़ और, तब आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, समझ रहे हैं ना बात को। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रख के रखिए। तो चलिए अगले एग्जाम्पल पढ़ते और अब आपको पता चलेगा कि मैं क्या बताने वाला हूँ। तो देखिए मान लेते हैं कि पास R X और Y कुछ है, X और S है मान लेते हैं, और इसका जो गया है ऑर्डर गया है इस मैट्रिक्स का, जो X है आपका रो का है और S है जो आपको कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका लगभग हम लोग मान लेते हैं 1 4, मतलब एक रो होगा और 4
कॉलम्स होंगे। तो आपको पता है ये एक रो मैट्रिक्स है, तो आप सिंपली इसको रो मैट्रिक्स के फॉर्म में दिखा सकते हो। तो आराम से एक मैट्रिक्स बना लो, और वो कैसा मैट्रिक्स होगा, वो होगा आपको रो मैट्रिक्स। जरूरी नहीं है कि आई जे हर जगह हो, अभी तो इसलिए तो मैं बताने वाला हूँ कि आई जे नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, जरूरी थोड़ी आई जे हर जगह रहेगा। तो सबसे पहले इसमें रो को पहचानेंगे। सबसे पहला काम तो वही हम लोग करते हैं हमेशा कि रो कितना है 1 और कॉलम कितना है 4। सबसे पहला हम लोग इसी चीज़ का ध्यान रखने की कोशिश करते हैं। बात समझ में आ रही होगी। तो चलिए मैट्रिक्स हम लोग बना लेते हैं 1 और 4 का। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि रो तो फिक्स ही है, तो R111 एस को वेरी करते हैं। एक्स को कहाँ से 1 से 4 तक, क्योंकि 4 कॉलम होगा। एक्स आपको रो को दिखा रहा है और आपको एस किसको दिखा रहा है, एस बेसिकली दिखा रहा है आपको कॉलम को दिखा रहा है। तो रो तो एक ही है, तो 1 लिख दीजिए छत पे सबका, 1 2 3 4 लिखते रहिए, 1 2 3 4। अब देखिए कोई बंदा बोलेगा यहाँ पे कि हम ऐसा नहीं करेंगे, हम क्या कहेंगे, हम बोल देंगे कि एक्स है कॉलम और क्या कहते हैं आपको एस है रो। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग जैसा होगा उसका उल्टा हो जाएगा। ऑर्डर तो वही रहेगा, पर इस बार नीचे वाला कांस्टेंट रहेगा, ऊपर वाला सबस्क्रिप्ट वेरी करेगा। मतलब नीचे 1 रहेगा सब जगह, और छत पे क्या हो जाएगा 1 2 का 3 4। तो नीचे 1 ऊपर 1, नीचे 1 ऊपर 2, नीचे 1 ऊपर 3, नीचे 1 ऊपर 4, ऐसा हो जाएगा। अब आपको ध्यान रखना है कि सर दोनों तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दोनों में कोई परेशानी भी नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। पर जैसा कि मैं आपको पहले बोल रहा हूं कि इसको करने से पहले इसको कहीं भी बुक में जो रिप्रेजेंट किया जाता है तो आंसर का एक फॉर्मेट फिक्स कर दिया गया है जिसपे सबको चलना है। मतलब एक रूल नहीं होता, रूल फिक्स कर, जैसे कि देखिए प्लस एक्स एक्सिस माइनस एक्सिस में क्या किया, राइट साइड को प्लस फिक्स कर दिया, लेकिन ऐसा जरूरी थोड़ी है। पर हम लोग यूज तो वैसा ही करते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे भी कुछ कन्वेंशन को फिक्स कर दिया गया है और उस कन्वेंशन को आपको ध्यान में रख के चलना है। और मैं ये चीज़ बता देना चाहता हूँ, जो कन्वेंशन मैं अभी आपको बता रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग सेकेंड एग्जाम्पल जो मैंने ड्रॉ किया है वो अपने आप में गलत है, लेकिन वो भी सही है, क्योंकि कन्वेंशन को फॉलो करेगा तो गलत ही होगा ना। तो बेसिकली जो कन्वेंशन हम लोग का है उस बात को आपको ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पे मैंने ऊपर में क्या लिखा है आपको, आई फर्स्ट इंडेक्स लिखा है ना, कि जो फर्स्ट इंडेक्स होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा। सिर्फ मैंने आई ही नहीं लिखा है, जितना भी फर्स्ट इंडेक्स होगा वो रिप्रेजेंट करेगा रोज को। तो आई की जगह कुछ भी हो सकता है, एक्स हो सकता है, जे की जगह वाई हो सकता है, यू भी हो सकता है, डब्ल्यू हो सकता है। तो कुछ भी हो जाए, एक टेंसर का जो पहला इंडेक्स होगा वो रिप्रेजेंट करेगा रो को, और जो दूसरा इंडेक्स होगा वो रिप्रेजेंट करेगा कॉलम को। अब पहला इंडेक्स आई भी हो सकता है, जे भी हो सकता है, के भी हो सकता है। ठीक उसी प्रकार अब प्रॉब्लम आया छत वाला पे, तो जो अपर इंडेक्स होता है ये कन्वेंशन फिक्स कर दिया गया कि जो आपका अपर इंडेक्स होगा वो बेसिकली रिप्रेजेंट करेगा आपको रोज को, और जो क्या कहते हैं लोअर इंडेक्स होगा, लोअर सफिक्स कहो या जो भी करना है, लोअर इंडेक्स होगा वो रिप्रेजेंट करेगा कॉलम को। तो अब देखिए अपर में कुछ भी रहे, एक्स रहे, वाई रहे, जेड रहे, फलाना रहे, ढिमाका रहे, तो जो अपर होगा वो हमेशा रोज को रिप्रेजेंट करेगा, और जो लोअर इंडेक्स होगा वो हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा, कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस बात का आपको ध्यान रख के चलना है। बात समझ में आ रही है ना। तो चाहे अपर के जगह एक्स रहे, वाई रहे, आई रहे, जे रहे, फलाना रहे, ढिमाका रहे, एक्स रहे, वाई रहे, वी रहे, डब्ल्यू रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। अपर इंडेक्स सीधा रो को रिप्रेजेंट करेगा और लोअर इंडेक्स आपको कॉलम को। अब इसके अकॉर्डिंग देखिए हमारा एग्जाम्पल, जो एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया अभी डी वाला, देखिए क्योंकि डी में हम लोगों ने देखा था कि ऊपर नीचे है, तो अब जो हम लोग एग्जाम्पल यहाँ पे लिए हैं तो आपको बेसिकली ध्यान क्या रखना है। अब देखिए ऊ तो हो गया, लेकिन हाँ दोनों अगर ऊपर रहेगा, जिस तरह नीचे वाला रूल लगता है वैसे ही कि फर्स्ट इंडेक्स रिप्रेजेंट करेगा रो को और सेकंड इंडेक्स रिप्रेजेंट करेगा कॉलम को। तो ये बात तो आपको पता ही है। जिस तरह सब स्क्रिप्ट में रूल लगता है उस तरह सुपर स्क्रिप्ट में लगता है। बेसिकली बच्चा को सीखना था मिक्स्ड में कि एक अपर एक लोअर में कैसे सोचना है। तो अपर रो लोअर कॉलम, बात समझ में आ रही होगी। और इसमें क्या होता है, दोनों में वही जिस तरह लोअर में लगता है उसी तरह अपर में भी लगेगा। मतलब जिस तरह सब स्क्रिप्ट में लगता है उसी तरह आपका सुपर स्क्रिप्ट में भी रूल लगेगा। पहला वाला जो होगा इंडेक्स वो रिप्रेजेंट करेगा रो को और दूसरा वाला कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। अब चलिए एग्जांपल हम लोग देखते हैं। डी वाला देखिए ऊपर नीचे है, तो रूल के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, रूल के अकॉर्डिंग ये गलत है। रूल के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि जो ऊपर वाला है वो रिप्रेजेंट करना चाहिए रो को, और जो नीचे वाला है वो रिप्रेजेंट करना चाहिए किसको,
कॉलम को, लेकिन हम लोग कैसा माने, हम लोग उल्टा माने थे। चलिए सही थोड़ा लिख लेते हैं, सही ये भी है पर रूल के अकॉर्डिंग गलत है, तो ऑर्डर तो वही होगा। लेकिन अबरी क्या हो जाएगा, अबरी हो जाएगा ऊपर वाला कांस्टेंट है, नीचे वाला वेरिएबल। मतलब आपका रो कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, इस बार आई रिप्रेजेंट कर रहा है, और आई है नीचे, तो नीचे वाला वेरी करेगा, ऊपर वाला जैसे कि ऊपर में क्या हो जाएगा यहाँ पे रूल के अकॉर्डिंग, तो बाय रूल लिख के हम लोग लिख सकते हैं। क्या लिख रहे हैं कि अगर हम लोग इसका लिखेंगे तो वो रो हो जाता है, आई यहाँ पे क्या है, रो है, सॉरी जे आपका रो है और आई क्या है आपका कॉलम है। तो चलिए नीचे वाले को क्या करिए, फिक्स करिए, सॉरी वेरिएबल करिए, क्योंकि ऊपर है ना रो, तो ऊपर वाले को फिक्स, ये पहला रो है, नीचे वाला कॉलम है तो 1 2 3, उसके बाद सेकंड रो है, नीचे वाला 1 2 3, ठीक उसी प्रकार से आपका थर्ड रो है और क्या कहते हैं नीचे वाला 1 2 3, ठीक उसी प्रकार से आर एक्स और एस में भी, आर एक्स एस में क्या होगा, ऊपर वाला रो है, नीचे वाला कॉलम है, तो इसके अकॉर्डिंग पहला वाला जो हम लोग लिखे हैं वो सही है, और सेकंड वाला जो हम लोग लिखे हैं वो थोड़ा सा रॉन्ग है। तो इस बात को आपको बेसिकली ध्यान में रख के चलना है कि एक ही मैट्रिक्स को आप बहुत तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, पर जैसा आप मुखड़ा ला रहे हो वैसा ही एलिमेंट का मुखड़ा होना चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण बात कि आई जे में अपर सफिक्स हमेशा रो को रिप्रेजेंट करेगा और लोअर सफिक्स हमेशा किसको, कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। ये कन्वेंशन है, करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। आई होप आपको यहाँ तक की बातें समझ में आ रही होगी। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, दो एक ही तो रूल है। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे हमारा जो काम वो क्या कैसा काम है, हमारा जो काम है बेसिकली अब वेक्टर्स को लेके है। इसी में हम लोग एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग वेक्टर की तरफ बढ़ेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इतना तक आपको समझ में आई होप आ गया होगा। अब चलिए हम लोग अगला एग्जांपल आराम से लेते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। रूल को बस ध्यान रखे, काम बन जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग अगला एग्जांपल ले रहे हैं और फिर उसको समझेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे एक दो बात आपको जो समझ के रखना है ध्यान, कि रूल पे ध्यान रखिए, मतलब रिप्रेजेंटेशन में ध्यान रखिए। चलिए एग्जांपल हम लोग लेते हैं और फिर देखते हैं एक चीज़ को। जैसे मान लेते हैं अगला एग्जांपल है, फोर्थ एग्जांपल है कि मान लेते हैं आपके पास कुछ वाई पी क्यू है, एक मैट्रिक्स जिसमें आपका जो वेरी कर रहा है, दोनों लगभग वेरी कर रहा है, जो कि 1 और x में वेरी कर रहा है, ठीक है। 1 मतलब क्या है कि रो फिक्स होगा और कॉलम, अरे यार ये तो बड़ा मैट्रिक्स बन गया, कोई बात नहीं, बड़ा मैट्रिक्स बनाया तो एलिमेंटों को बड़ा दिखाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो इसका एलिमेंट होगा वो बड़का ठोका दिखेगा, तो 1 और x हो गया आपका। तो 1 किसको रिप्रेजेंट करता है, रो को, और x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान रख के चलना है। तो छोटका को मिटाइए, बड़का रिप्रेजेंट करिए, ताकि बड़ा मैट्रिक्स होता है बड़े दिखेगा। तो y1 1 y1 1 y1 2 y1 3 डॉट 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 y1 x। ये हो गया रिप्रेजेंटेशन किसका, ये हो गया रिप्रेजेंटेशन इस मैट्रिक्स का। बात समझ में आपको आ रही होगी। अगला एग्जांपल लेते हैं हम लोग आसानी से। अब देखिए मान लेते हैं एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लेते हैं, जिसमें देखिए क्या होता है कि डायगोनल एलिमेंट्स आपके 1 होते हैं और जो भी और एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, 0 होते हैं। चलिए हम लोग एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेते हैं आराम से, ध्यान से पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाला है, ठीक है। पर ध्यान से थोड़ा सा समय देना होगा, पढ़ने पे समय दीजिए, आराम से हर काम आसान हो जाएगा। अब देखिए आराम से हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख रहे हैं, तो उसका डायगोनल एलिमेंट सब जितना होगा वो हम लोग 1 लिख दे रहे हैं, और जो आपको क्या कहते हैं नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, प्रिंसिपल डायगोनल की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो सब 0 होंगे। आराम से खट 0 लिख दीजिए, 1 0 0 0 1 3/3 का मैट्रिक्स है। अगर इसको कहे उल्टा हम लोग ले रहे हैं कि अब पहले छोटा से बड़ा जा रहा था, अब बड़ा मैट्रिक्स दिया हुआ कहेगा उसको छोट में रिप्रेजेंट करे, ये भी तो पूछ सकता है, इसको भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान लेते हैं कि आपका ए एलिमेंट है, ए आई जे है यहाँ पे कुछ एलिमेंट, लेकिन हाँ यहाँ पे एक कंडीशन आएगा जो कि मैं अभी आपको बता रहा हूँ। इसको क्रॉनिकल डेल्टा से इजीली एक्सप्लेन किया जा सकता है, लेकिन अभी हम लोग क्रॉनिकल डेल्टा को यूज नहीं ला रहे हैं, इसलिए मान लेते हैं एलिमेंट कुछ वाई आई और जे है, और जहाँ पे अगर आई जे 3x3 का है, अगर आई और जे बराबर हुआ तब तो वैल्यू 1 है, और अगर आई और जे बराबर नहीं हुआ तो वैल्यू 0। जैसे कि 1 1 2 2 3 3, देखिए सबका वैल्यू 1 है, लेकिन 1 2 वैल्यू 0,
1 3 वैल्यू 0, 2 3 वैल्यू 0। तो आई और जे अगर 1 हो सॉरी बराबर हुआ तो 1, नहीं बराबर हुआ तो 0। यही आपको पता है कि क्रॉनिकल डेल्टा का ये प्रॉपर्टी है। इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम लोग क्रॉनिकल डेल्टा के मदद से भी रिप्रेजेंट आसानी से कर सकते हैं, जो कि हम लोग आगे देखेंगे। डोंट वरी बी हैप्पी। तो ये बेसिकली आपका एक एग्जाम्पल था, ठीक ना। तो हम लोग का बेसिकली दो टॉपिक इंट्रोडक्शन हो गया है और टेंसर का नोटेशन हो गया है मैट्रिक्स के लिए। अब हम लोग देख रहे हैं बेसिकली वेक्टर के लिए कि भाई साहब वेक्टर में कैसा कैसा क्या दिमाग खेलता। आप वेक्टर देख चुके हो, मेरा लीनियर अलजेब्रा का जिसने वीडियो देखा होगा उसको थोड़ा थोड़ा पता चल रहा होगा। अब चलिए देखते हैं हम लोग टेंसर नोटेशन किसके लिए, वेक्टर के लिए, कि आखिर वेक्टर का टेंसर नोटेशन कैसा है। तो टेंसर नोटेशन फॉर वेक्टर आप जानते हो पहले से ही थोड़ा थोड़ा कि वेक्टर क्या है, वेक्टर कैसा दिखता है। वैसे मैंने टेंसर में थोड़ा थोड़ा बताया है तो आपको पता है, फिर भी चलिए आज स्पेसिफिकली देख लेते हैं इस चीज को कि वेक्टर को कैसे हम लोग टेंसर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि मोर जनरलाइज और कॉम्पैक्ट फॉर्म में हमें चीजों को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो चलिए टेंसर नोटेशन फॉर वेक्टर, मान लेते हैं कि वेक्टर वी वेक्टर है हमारे पास इसका कोऑर्डिनेट x1 वही x1 x2 x3 से लेके डॉट 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 xn तक आपका है कोऑर्डिनेट। अब देखिए ये सब इसका क्या एलिमेंट्स है और ये सब कहाँ है, n डायमेंशनल है। और ये सब एलिमेंट मैंने बता रहा हूँ आपको, ये सब रियल स्पेस से है और कितने डायमेंशन में, n डायमेंशन में फैले हुए हैं। बात समझ में आ रही है। और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका आपको पता है क्या होता है, r पे पावर n, जहाँ पे r रियल नंबर होता है और ये ऐसा होता है। तो चलिए अब इसको हम दूसरे तरीका से भी लिख सकते हैं। अब पता है x1 x2 जो हमें वेक्टर दिखा दीजिए, नहीं दिखाए कोई दिक्कत नहीं, इज अ फंक्शन ऑफ x1 x2 से लेके xi तक। तो उसको शॉर्ट में हम लोग लिख दिए xi, जहाँ पे i कहाँ 1 से लेके n तक। इसी को आप छोटा भी लिख सकते हैं, v ना लिख के डायरेक्ट क्या लिख दीजिए, डायरेक्ट लिख दीजिए xi, और जहाँ पे i कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 1 से लेके n तक जा रहा है, ठीक है। 1 से लेके कहाँ तक जा रहा है, 1 से लेके n तक जा रहा है। तो ये भी एक इसको क्या हुआ, कॉम्पैक्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का एक तरीका हुआ, एक मेथड हुआ, जिससे आप एक वेक्टर को छोटे से भाग में छोटे से तरीके से आप आराम से रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब देखिए ये कहाँ पे मैंने बताया है आपको कि रियल नंबर में, जहाँ पे इसका कंपोनेंट कहाँ से आ रहा है, रियल नंबर के सेट से, और कितने डायमेंशन में, n डायमेंशन तक गया। देखिए n तक वैल्यू गया है ना, तो टोटल n कंपोनेंट है यानी कि n डायमेंशन में। तो r पे पावर n इस चीज को दिखा रहा है, r रियल नंबर को दिखा रहा है। और आपका जिस तरह आप जानते हो कि 3D वेक्टर में एक्स वाई जेड के लिए r वहाँ पे रियल नंबर है और एक्स वाई जेड 3 डायमेंशन, उसी तरह कॉम्प्लेक्स के लिए c पे पावर 3 रहेगा, यानी कि जो इसका इंटिटी आएगा एक्स वाई जेड यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, कितना डायमेंशन में डिफाइन होगा, तो 3 डायमेंशन में डिफाइन होगा। ये सब बात मैंने लीनियर अलजेब्रा में किया। मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि लीनियर अलजेब्रा ये सब टॉपिक एक दूसरे से लिंक्ड है, तो आपको थोड़ा थोड़ा तो नॉलेज होनी ही। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब इसको लोग मैट्रिक्स के फॉर्म में दिखा रहे हैं। चलिए दो तरीके से दिखा सकते, या तो आप रो मैट्रिक्स का यूज कर ले, या तो आप कॉलम मैट्रिक्स का यूज कर ले। बात समझ में आ रही है, या तो रो मैट्रिक्स का यूज कर ले या तो कॉलम मैट्रिक्स का यूज कर ले। अब देखिए इसका जो क्या कहते हैं, ये होगा 1x होगा, और इसका भी जो होगा इसका होगा x1, क्या हो जाएगा x1, और इसके एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, वही x1 x2 x3 और डॉट 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 कहाँ, सॉरी डॉट डॉट तो इसमें नहीं आएगा। ये हो गया कॉलम मैट्रिक्स, वो हो गया आपको रो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, और ये हो गया आपको कॉलम। तो x1 x2 से लेके कहाँ तक होगा, xn तक, इतने इसके पास क्या है, एलिमेंट्स है, यानी क्या है, कंपोनेंट्स है किसके, ये जो वेक्टर हम लोग यहाँ पे चूज किए हैं उस वेक्टर का। देखिए यहाँ पे n होगा ना, क्योंकि n डायमेंशन तक गया है, तो 1n और n1, तो x को हटा दीजिए और 1n और n1 आपको लिखना है। जहाँ पे ये x1 x2 क्या है, x1 x2 इसके एलिमेंट है किसके, और सॉरी यहाँ पे मुझे नहीं दिखाना चाहिए कॉमा, तो आप ध्यान रखिए कॉमा नहीं है वहाँ पे। जहाँ पे x1 x2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस मैट्रिक्स के एलिमेंट को, यानी कि वेक्टर के कंपोनेंट को। अब इसी को शॉर्ट में लिखना है हमें, मान लेते हैं हम क्या लिख रहे हैं, मान लेते हैं कि लिख देते हैं कि a1j a1, क्योंकि देखिए आपका ए को तो फिक्स है ना, रो तो फिक्स है ना, तो a1 और j का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 1 से लेके n तक। जहाँ पे ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट करेगा आपको कंपोनेंट किसका, एक वेक्टर का। तो a11 a12 a13 से कहाँ तक जाएगा, a1
n तक, जहाँ पे a11 a12 an3 सब किसको x1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, x2 को कर रहा है, x3 को कर रहा है, डॉट 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 कहाँ तक कर रहा है, xn तक आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक उसी प्रकार से आप कॉलम मैट्रिक्स के लिए भी लिख सकते हैं aij और n1। कॉलम मैट्रिक्स के लिए कैसे लिखा है, कॉलम मैट्रिक्स के लिए जब आप लिखिएगा तो कॉलम मैट्रिक्स के लिए बेसिकली कैसा होगा, कॉलम मैट्रिक्स से जब आप लिखिएगा तो वो बेसिकली हो जाएगा आपका aij और पर उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, क्योंकि n इसमें रोज है तो n1, तो n1 लिखिएगा n क्रॉस 1, तो ai सबस्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं हम लोग, ai या 1 और कहाँ तक जाएगा n1 तक, यानी कि n क्रॉस 1 तक आप इसको आराम से रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब इसको भी अगर कंपोनेंट को खोलोगे तो यही हो जाएगा a11 a12 a21 a23 डॉट डॉट डॉट। यहाँ a11 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, x1 को, ये x2 को, ये x3 को, डॉट डॉट कहाँ तक जा रहा है, xn तक को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये बेसिकली हो गया कॉलम मैट्रिक्स को, मतलब एक वेक्टर को मैट्रिक्स के फॉर्म में आप कैसे दिखा सकते हो। तो दो तरीका है, एक रॉ मैट्रिक्स के फॉर्म में या फिर कॉलम मैट्रिक्स के फॉर्म में दिखा सकते हो। अब आपको पता है कि हम मैट्रिक्स को शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, तो आप डायरेक्ट एक वेक्टर को aij या aij बोल रहा हूँ, जहाँ पे j1 हो जाएगा, फिक्स है ना एक, तो a1j लिखिए या फिर aj1 लिखिए, या ai1 लिखिए या फिर a1i लिखिए। a1i लिखिएगा तो पहला सब्सक्रिप्ट मैंने बोला रो को दिखाता है, दूसरा सब्सक्रिप्ट किसको दिखाता है, या दूसरा सफिक्स किसको दिखाएगा, कॉलम को दिखाएगा। तो अपने नीड के अकॉर्डिंग जैसा चाहते हैं वैसा। एग्जाम्पल चलिए लेते हैं, मान लेते हैं कि वेक्टर है 2e1 कैप 3e2 कैप प्लस 3e3 कैप प्लस 5e4 कैप। अब इस वेक्टर को अगर शॉर्ट में दिखाना हो डायरेक्टली लिख दीजिए कंपोनेंट्स को, इसका 2 3 4 रॉ मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखिए या फिर कॉलम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखिए। तो देखिए जो आपका है इसका कंपोनेंट्स है वो कौन कौन सा है, कंपोनेंट आपका 2 है, 3 है और 5 है। अब देखिए इसी को ना इसके ये जो मैट्रिक्स आप ड्रॉ करते हो वो किसका रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। एक वेक्टर का जो कंपोनेंट होता है ना उसको रिप्रेजेंट हम लोग ना करते हैं एक मैट्रिक्स के अंदर, वेक्टर के कंपोनेंट को। अब उसी वेक्टर के कंपोनेंट को अगर आप उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जानते हो ना, तो आपको आराम से मिल जाएगा। तो इसी वेक्टर को हम एक फॉर्म में दिखा सकते हैं, जहाँ पे देखिए ना कहाँ तक वैल्यू गया है, कॉलम फिक्स है पर ये बदल रहा है, a11 a12 कॉलम तो फिक्स है ना, इसका 1a कॉलम है ना, सॉरी रो तो फिक्स है ना। आप इसको रो मैट्रिक्स के भी फॉर्म में दिखा सकते हैं, कॉलम के भी, बस डिफरेंस कहाँ आएगा 4-1 और 1-4, ai1j रहेगा और aj1। अब इसको खोलिएगा तो क्या होगा, a2 हो जाएगा, जहां हम लोग a11 लिख सकते हैं। और इसी चीज को अगर हम लोग ढंग से दिखा, जैसे देखिए अभी जो मैं एक चीज लिख रहा हूँ aij14, बेसिकली नहीं छोड़िए गलत हो जाएगा, ये अभी आपको समझ नहीं आएगा, अभी इसके बाद जो मैं समझाऊंगा तब आपको ये चीज समझ में आएगा। तो बेसिकली हम डायरेक्ट कंपोनेंट लिख रहे हैं, क्या क्या लिख देंगे 2 3 3 5, ये हो गया। अब दूसरा आप लिख दीजिए e1 कैप e2 कैप, मल्टीप्लाई करिए, देखिए आपको वेक्टर ही मिल जाएगा। तो आप एक वेक्टर को आराम से मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, डोंट वरी बी हैप्पी के तरह। कोई दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, आप आराम से इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दो और आप अपना काम बना लो। तो मैंने देखा यहाँ, सॉरी हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे कैसे हम लोग एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं मैट्रिक्स के फॉर्म में, और वेक्टर यहाँ n स्पेस में है। अब ये मैट्रिक्स है और ये आपका क्या है, टेंसर है। तो देखिए वेक्टर को मैट्रिक्स में और मैट्रिक्स को हम लोग टेंसर में, तो बेसिकली एक वेक्टर को किस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग, टेंसर के फॉर्म में, यानी कि छोटे और जनरलाइज फॉर्म में रिप्रेजेंट करना सीख रहे हैं। तो जिन्होंने मेरा पुराना वीडियो देखा उनको समझ आ रहा है। अब चलिए अगला देखते हैं हम लोग, वेक्टर एडिशन, मतलब वेक्टर को जो आप ऐड करते हो, जैसा कि आपको पता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, जैसा कि आपको पता है कि वेक्टर एक मैट्रिक्स है, तो जिस तरह आप मैट्रिक्स को ऐड करते हो वैसे आप वेक्टर को भी ऐड कर सकते हो, या जिस तरह आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हो कैन बी रिप्रेजेंटेड और डन बाय द मैट्रिक्स फॉर्म, बाय द सेम मैट्रिक्स मेथड। समझ रहे हो, सेम कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का जो कॉन्सेप्ट आप ऐड करने के लिए लगाते हो वही। तो चलिए अब इसको हम लोग समझते हैं कि वेक्टर का एडिशन कैसे होगा
और वेक्टर का स्केलर मल्टीप्लिकेशन हम लोग कैसे डिफाइन करने वाले हैं, और इसको मैट्रिक्स का आपको पता है। चलिए देखते हैं हम लोग इस चीज को। सबसे पहला जो हम लोग देखने वाले हैं, मान लेते हैं हमारे पास एक वेक्टर है, वो वेक्टर का कुछ कंपोनेंट है ए आई जे, और जहाँ पे ये एम क्रॉस एन तक का वेक्टर है, जहाँ पे आपको पता है कि आई एम तक है और आई जे एन तक। उसी तरह यू है एक बी आई जे, और ये भी कहाँ तक है, एम तक। आपको पता है दो मैट्रिक्स तब ऐड हो सकता है जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। ठीक है, तो v प्लस यू किस तरह डिफाइन होगा, ए आई जे प्लस बी आई जे और एम क्रॉस एन। चलिए इस चीज को थोड़ा सा एग्जाम्पल के फॉर्म में देखते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं, तो बात आपको यहाँ पे समझ में आ रही होगी। तो हम लोग बेसिकली वेक्टर को जोड़ के दिखा दिए। चलिए मैंने रिकॉर्डिंग देख लिया है, अब सही हो गया, पीछे प्रॉब्लम आ गया था। चलिए एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि आपके पास एक वी वेक्टर है जो कि है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, ऐसा कुछ है। और आपके पास एक यू वेक्टर है जो कि है i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। तो चलिए अब ये दोनों को हम लोग जोड़ना चाहते हैं। सबसे पहली बात तो आप जो फिजिक्स में जानते हो उससे पहले रिजल्ट निकालो। आपको पता है कि एक्स एक्स के साथ, वाई वाई के साथ और जेड जेड के साथ, तो क्या हो जाएगा 3i कैप ये कैप प्लस 2 k कैप। अब चलिए हम लोग जो सीखे हैं उससे वेरीफाई करते हैं। पहले तो v को मैट्रिक्स के फॉर्म में दिखा देते हैं, तो बताइए किसके, चलिए रो मैट्रिक्स के फॉर्म में दिखाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा 2 3 और 1, और इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा 1 क्रॉस 3। और यू भी मैट्रिक्स है, उसको भी हम लोग दिखा देते हैं। ओके हाँ, एक को रो में दिखाएगा दूसरे को भी रो में, तो ऑर्डर क्या होना चाहिए सेम, 1 क्रॉस 3। अगर मैं आपसे पूछूँ कि वी प्लस यू करना है, बताइए वी प्लस यू यानी क्या, मैट्रिक्स वी प्लस मैट्रिक्स यू, कितना हो जाएगा 2 3 1 1 1 1। तो करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट को जोड़ के क्या आ जाएगा 3 4 1। ये 3 4 1 क्या है, कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट मैट्रिक्स है। बताइए 3 और 4 1 4। ये हो गया आई क्या, ये हो गया जे क्या, ये के। ये रिजल्ट आपको 1 8 है। ये आपको रिजल्ट यहाँ से प्राप्त हो चुका है। अब मैट्रिक्स को जिस तरह जोड़ते हो वैसे आप आराम से इसको ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली। चलिए एक बार देख लेता हूँ रिकॉर्डिंग। यार बीच में क्या होता है ना कि साउंड क्रैक बंद हो जाता है, ठीक ना। तो ये आपको बात समझ में आ रही होगी। तो ये क्या था, बेसिकली हम लोगों ने देखा कि किस तरह हम लोग जो है मैट्रिक्स की मदद से, मतलब मैट्रिक्स की मदद से मतलब वेक्टर को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और वेक्टर को जोड़ भी सकते हैं। ऐसे ही आप चीजों को और एग्जांपल लेके वेरीफाई कर सकते हैं। अब जो दूसरा चीज है वो है स्केलर मल्टीप्लीकेशन। स्केलर मल्टीप्लीकेशन, मैं डॉट प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं स्केलर मल्टीप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ। आपको पता है कि मान लेते हैं कि वेक्टर है, उसको हम लोग ले लेते हैं लैम्डा यू। तो ये क्या हुआ, यू वेक्टर में लैम्डा स्केलर मल्टीप्लाई किया गया। अब लैम्डा पॉजिटिव होगा तो सेम डायरेक्शन, नेगेटिव होगा तो क्या कहते हैं आप अपोजिट डायरेक्शन। इसी को टेंसर के फॉर्म में दिखाना, तो मान लेते हैं आपके पास एक वेक्टर वी है जो कि है ए आई जे और एम क्रॉस एन का है। अब आप क्या दिखाना चाहते हो, लैम्डा वेक्टर नहीं है, यू वेक्टर है। यू को लैम्डा के साथ ना मल्टीप्लाई किया, यू लैम्डा वेक्टर दिखाना चाहते हो। आप जिस तरह मैट्रिक्स के सब एलिमेंट में मल्टीप्लाई करते हो उसी तरह यहाँ भी कर दो। अब एक चीज बताइए, अगर मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछूं कि एक मैट्रिक्स है 2 3 3, और मैं पूछूं आई में कितना हो, क्या करते हो, सब एलिमेंट में मल्टीप्लाई करते हो ना, 10 10 15 ऐसे ही ठीक उसी प्रकार अगर आपके पास एक वेक्टर है और उसमें मल्टीप्लाई करना रहता है तो आप क्या करते हो, जैसे एक वेक्टर आपके पास है 2i क्या प्लस जे क्या प्लस के क्या, मल्टीप्लाई करना रहेगा 5v, तो क्या करोगे 10i क्या 5j क्या प्लस 5k क्या, नहीं होगा क्या। इसी को वेक्टर के फॉर्म में देख लो, अगर एक वेक्टर यही है तो क्या होगा 2 1 1। अगर आपको 5v लिखना है और के साथ मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 10 5 5। तो इसको भी रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑपरेंड को दिखा रहा है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन जैसे आप नॉर्मली करते हो वैसे आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
अब जो ये जो पॉइंट था, ये बेसिकली हमारा पॉइंट था कि हम लोगों ने क्या किया, लोगों ने यहाँ तक बातों को देखा है। अब हम लोगों ने वेक्टर को भी रिप्रेजेंट करने का, वेक्टर का दो प्रॉपर्टी को देखा। एक होता है एडिशन, एडिशन सब्ट्रैक्शन एक ही बात है। एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो या मल्टीप्लिकेशन हो स्केलर, तो दोनों को देख लिया। अब चलिए इसी में कुछ कुछ बेसिक प्रॉपर्टी और होते हैं जो कि हम लोगों को देखना है। अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, जरूरी है और समझना। अब देखते हैं, पहला जो चीज है वो है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की। अब थोड़ा सा ट्वेल्थ के बातों को याद करिए तब समझ में आएगा। चलिए समझते हैं बातों को। मान लेते हैं कि आपके पास एक मैट्रिक्स ए है जिसका एलिमेंट कुछ ए आई जे है और उसका ऑर्डर कुछ एम प्लस एन है। और एक दूसरा मैट्रिक्स बी है जिसका एलिमेंट कुछ बी आई जे है और उसका ऑर्डर बताइए कुछ ई क्रॉस यू। अब बताइए, इफ अगर ए बी डिफाइन होगा, अगर ए बी डिफाइन होगा मतलब क्या, ए बी को कर सकते हैं आप मल्टीप्लाई, देन इफ एंड ओनली इफ, ये तभी हो सकता है इफ एंड ओनली इफ, यानी कि देन, तब क्या होना पड़ेगा, तब होना क्या पड़ेगा कि एन को किसके बराबर होना पड़ेगा, ई के बराबर होना पड़ेगा। ये बात आपको बचपन से पता है। क्या पता है? अगर आप दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो पहले मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरा मैट्रिक्स का जो रो होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा यहाँ से, जो क्या आएगा, रिजल्टेंट रिजल्टेंट जो मैट्रिक्स आएगा, मान लेते हैं कि सी मैट्रिक्स आया, तो सी मैट्रिक्स होगा कुछ, मान लेते हैं ए आई आर बी आर बी, और यहाँ पे हो जाएगा एम क्रॉस। आपको पता है कि जो बच गया वही उसका क्या हो जाता है, ऑर्डर हो जाता है। अब ये जो बात मैंने लिखा, इसमें समझ, अभी आपको पूरा बात समझ में नहीं आ रहा है, ये मुझे पता है और मैं जानता भी, मैंने समझाया कहाँ है पूरा बात। बेसिकली आपको दो बात ध्यान में रखना है कि जब कभी भी आप एक मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हो तो आपको ये बचपन से पता है कि पहले का कॉलम और दूसरे का रो क्या होता है, बराबर होता है। पहले का रो और दूसरे, सॉरी, पहले का कॉलम और दूसरे का रो क्या होता है, बराबर होता है। और जो बच जाता है वो क्या हो जाता है, रिजल्टेंट मैट्रिक्स का क्या कहते हैं, ऑर्डर हो जाता है। अब चलिए इस पे सोचते हैं थोड़ा सा, ये क्या कहने का कोशिश कर रहा है। देखिए, आप बोलिएगा कि चलिए सर सी को जो मल्टीप्लाई, देखिए मेरा काम क्या है, मेरा काम है टेंसर छोटे फॉर्म में लिखना। अब हम एग्जांपल से पहले आपको समझाते हैं। मान लेते हैं कि आपके पास एक मैट्रिक्स है, वन 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 टू टू थ्री थ्री, कितने का मैट्रिक्स है, मान लेते हैं कि थ्री क्रॉस थ्री का मान लेते हैं। दूसरा एक मैट्रिक्स आपके पास है, तीन रो होना चाहिए, बात तो फिक्स है इसमें। मान लेते हैं दो कॉलम होगा, तो मान लेते हैं कि वन टू थ्री फोर टू, देखिए तीन रो दो कॉलम मल्टीप्लाई हो सकता है आराम से। ए बी, अब बताइए ए बी जो मैट्रिक्स बनेगा उसका क्या हो जाएगा ऑर्डर, तीन ये तीन, ये तीन और ये तीन, बच गया यहाँ क्या, तीन क्रॉस दो, यानी कि तीन रो होंगे और दो क्या होंगे, कॉलम्स होंगे। तो देखिए पहला रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करके क्या करते हैं हम लोग, ऐड करते हैं। बताइए पहला कॉलम को पहले रो से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो क्या होगा, पहले रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो क्या होगा, पहले कॉलम से, सॉरी, पहले रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो वन प्लस थ्री प्लस वन प्लस थ्री प्लस टू, तीन एक चार दो छः, और दूसरे से करेंगे तो टू चार दो छः एक पाँच, ठीक है, दो कॉलम हो गया। उसके बाद दूसरे रो को पहले पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, ऐसे ना मल्टीप्लाई होता है, ये 11th का चीज़ है, 12th का आप देख लोगे। बताइए कितना हो जाएगा, टू सिक्स सिक्स टू एट, एट फोर ट्वेल्व, सिक्स एट, हाँ, फोर एट, सिक्स फोर टेन दो। अब देखिए अगला करेगा तो फोर एट बारह और दो 14, फोर एट बारह और दो 14, ठीक है। अब तीसरा करिएगा तो क्या हो जाएगा, थ्री नाइन, नाइन थ्री ट्वेल्व, और थ्री नाइन सिक्स ट्वेल्व सिक्स एटीन, सिक्स ट्वेल्व
18, 20 और 21। ये बेसिकली क्या हो जाएगा आपका ए बी मैट्रिक्स हो गया ना, ये क्या हो गया आपका ए बी मैट्रिक्स हो गया। यहाँ से आपको क्या पता चला, यहाँ से आपको ये पता चला, यहाँ से आपको ये पता चला कि जो मैट्रिक्स बी बना है वो ऐसा आया, ये बात आप जान रहे हो। अब चलिए, हम आप बचपन से जान रहे हो। अब हम लोग लेते हैं एक जनरल मैट्रिक्स। मान लेते हैं कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसका एलिमेंट है A11, A12, A13। ठीक बा, दूसरा लेते हैं A21, A22, A23। अब इसको कैसे भी दिखाया जा सकता है, A1 छतों पे नीचे भी ऊपर भी कुछ भी, आप सब समझ रहे हो। A31, A32, A3, 3x3 मैट्रिक्स लिए मान लेते हैं। दूसरा मैट्रिक्स भी 3x3 ही लेते हैं। अब समझ में आएगा, अभी आप टेंशन मत लीजिए। मान लेते हैं क्या, B11, B12, B13, B21, B2, B23, B31, B2, B3। अब हम लोग ए बी मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपको पता है वो भी 3x3 ही बनेगा, पर बहुत विशाल बनेगा, थोड़ा विशाल लिख देते हैं। चलिए, 3x3 ही बनेगा। चलिए, पहले रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करके ऐड करेगा तो क्या होगा, पहले रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करिए, ऐड करिए, तो बताइए क्या होगा। A11, B11 प्लस A12, B21 प्लस A13, B3। क्या हो गया पहलू का। उसके बाद दूसरे रो को, सॉरी पहले रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करके ऐड करिए तो दूसरा एलिमेंट बनेगा, तो क्या होगा बताइए। A11, B12 प्लस A12, B22 प्लस A13, B32। तो इतना भी छोटा पड़ गया, हर बनता है आपको ही पता, क्या कर देते हैं। बोर्ड की कमी नहीं है हमारे, यहाँ लिखते हैं का कोई दिक्कत नहीं। हो गया, अब तीसरा करते हैं। A11, B13 कैलकुलेशन चेक करते रहिएगा भाई साहब। A12, B23, A13, B33। हो गया 3। अब उसी तरह ये भी लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत क्या। चलिए, ई नहीं लिखेंगे हम, तीसरा लिखते हैं हम। तीसरा लिख रहे हैं हम, तो बताइए क्या होगा। A31, A31, B11, A32, B21 के बाद A33, B31। उसके बाद A31, B12, A32, B22, A33, B32। ठीक बा, तीसरा लिख दीजिए A31, B13, A32, B23, A33, B33। ठीक बा, देखिए B33 लास्ट में आ गया, A11, B11 पहला आ गया। तो चेक करने का तरीका होता है लास्ट और पहला से। तो बताइए 3x3 का मैट्रिक्स बन गया, कोई दिक्कत बा, कोई दिक्कत नहीं बा, इसको ध्यान में रखिएगा बा, इसको ध्यान में रखिएगा बा। 3 कॉलम 3 ये होता है, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए, अब इसको मेन हमारा जो इतना करने का काम था ना, इसको समझना कि ऐसा यहाँ पे क्यों हुआ। आपके दिमाग में क्वेश्चन क्या आएगा कि सर ए इतना दिया हुआ है तो सी तो सर ऐसा होना चाहिए ना, ए आई जे, पी आई जे, और हो जाएगा पी, सॉरी पी नहीं, एम क्रॉस क्यू। ऐसा होना चाहिए। देखिए आप बोलेगा सर गलत भी कहाँ है, सर डमी सफिक्स 2 गो है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों हुआ, इस चीज को हम लोग को वेरीफाई करना, इसी चीज को फाइंड करना। इतना समझ लें, कोई दिक्कत, यहाँ आप क्लास 12 तक कर चुके। अब चलिए देखते हैं लिखा हुआ क्या था। C इक्वल्स टू कुछ भी आप ले सकते हैं, ए आई आर बी आर जे और एम क्रॉस क्यू। यहाँ पे आर के जगह कुछ भी लीजिए, पर ये दोनों ऐसा भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ए आई ई पी 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 एम क्रॉस, ऐसा भी कुछ भी लिख सकते हैं। अब समझिए बात, देखिए 2-3 बात आपको पता है। पहला बात आपको पता है कि 2 मैट्रिक्स तब मल्टीप्लाई होगा जब क्या होगा बताइए। पहला मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, पहला मैट्रिक्स का ऑर्डर
चलिए 2 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई है, तो चलिए ए के बारे में पहले लिखते हैं। ए बताइए क्या है? ए क्या था आपका? ए आई जे था, और ये क्या था? एम क्रॉस एन। तो यहाँ से क्या पता चला? यहाँ से ये पता चला कि जो आपका एम किसको दिखाता है? रो को। एन किसको दिखाता है? कॉलम को। यानी कि आई का वैल्यू कितना है यहाँ पे? 1 से लेके एम है, और जे का वैल्यू कितना है यहाँ से? 1 से लेके एन। कोई दिक्कत समझने में? कोई दिक्कत नहीं। चलिए बी को दिखाते हैं। बी क्या था आपका? बी आई जे, और बी क्यू था। ठीक है था बी क्यू। बताइए यहाँ पे आई का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है? पी तक है, और जे का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है? क्यू तक है। अब आपको पता है कि अगर ए और बी को डिफाइन होना पड़ेगा, अगर ए बी डिफाइन होगा तो आपको पता है क्या होना पड़ेगा? एन इक्वल टू पी होना पड़ेगा। एन इक्वल टू क्या होना पड़ेगा? पी। अब बताइए एन इक्वल टू पी का क्या मतलब है? एन इक्वल टू पी का ये मतलब है, एन इक्वल टू पी का ये मतलब है, एन इक्वल टू पी का ये मतलब है कि ए में, ए मैट्रिक्स में जो देखिए, जो रेंज, रेंज मतलब क्षमता, जो ए मैट्रिक्स में जो रेंज जे का होगा, ध्यान दीजिएगा, ए मैट्रिक्स क्या था? ए आई जे क्या था? एम क्रॉस एन। ये एन पे न चढ़ता है, एन किसके लिए आया? जे के लिए। ए मैट्रिक्स में जो जे होगा, बी मैट्रिक्स में वो रेंज किसका होना पड़ेगा? आई का। बी मैट्रिक्स दीजिए ध्यान, बी आई जे क्या लिखिएगा? एन क्रॉस। बी तो अब एन के बराबर हो गया। एन किसके लिए आया? आई के लिए आया। तो जो मैट्रिक्स, सॉरी बोलो बोलो क्या कर रहे हैं, जो रेंज ए मैट्रिक्स में जे का होगा वही किसका होना पड़ेगा? बी में आई का होना पड़ेगा। तो बताइए जो सी आप लिखिएगा, जो आप सी लिखिएगा, यहाँ पे जो ए का, ए मैट्रिक्स का जो कॉलम लिखिएगा, यानी कि जे लिखिएगा, जैसे अगर ए मैट्रिक्स का आप जे लिखिएगा तो बी मैट्रिक्स का भी क्या होना पड़ेगा? जेन होना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप जे नहीं दीजिएगा यहाँ पे, जैसे आप के देते हैं, तो बताइए जे की जगह के देते हैं और लिखते हैं क्या? जे और के जो है सेम कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? एन से एन तक। तो कोई मतलब ही नहीं बनता। इससे अच्छा है सेम दिखा दो ना। दोनों जब सेम डायमेंशन में जा रहा है, तो एक चीज बताओ, जब दो चीज सेम डायमेंशन, जैसे कि ए आई आई रहता है, तो क्या समेशन में एक बार आई 1 से एन लिखते हो और फिर आई 1 से एन, एक ही बार में दिखा देते हो? तो वही पॉइंट है ना यहाँ पे। तो आप जो यहाँ पे जो मैट्रिक्स, क्या बोल रहे हैं हम, जो क्या कह रहे हैं हम, कि जो क्या कहते हैं, जो कॉलम, इसका पहला मैट्रिक्स का जो कॉलम होगा डायमेंशन, उतना ही पहला दूसरे मैट्रिक्स का क्या होना पड़ेगा? रो को। तो बी को भी क्या होना पड़ेगा? जेन होना पड़ेगा। और ई आई, अब बी को क्या होना पड़ेगा? जे। तो बताइए अगर बी को जे हो गया, और बताइए बी की जगह क्या है? आई जे। आई की जगह क्या होना पड़ेगा? जे। तो बताइए बी जे जे। बताइए क्या ये सही बात होगा? क्या ये सही होगा? नहीं होगा। कोई देखिए ये 3 बार आ गया। इससे सही क्या है कि गलत है। तो क्या रिप्रेजेंटेशन होगा कि ए का पहला तो नहीं बदलेगा, और ए का जो दूसरा होगा वो बी का पहला होना पड़ेगा। ए का जो दूसरा होगा वो बी का क्या होना पड़ेगा? पहला होना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है ना? अब आर की जगह आप कुछ भी ले लीजिए, ए का जो दूसरा होगा वो बी का क्या होना पड़ेगा? पहला होना पड़ेगा। तभी जाके क्या डिफाइन होगा? प्रोडक्ट डिफाइन होगा। इसलिए हम लोग सी मैट्रिक्स को ऐसे लिखते हैं। ऐसे कैसे करते हैं? ऐसे हम लोग लिखते हैं, जहां पे आपको पता है, जहां पे आपको क्या पता है, आई कहां से कहां तक गया है? आई गया है, आई कहां से कहां तक गया है? आई, ध्यान दीजिए कि आई कहां से कहां तक गया है? आई गया है 1 से लेके एम तक। अभी देखिए, हाँ यहाँ पे बच्चे बहुत गलती करते हैं। यहाँ पे 3 सब स्क्रिप्ट है, आई है, जे है, आर है। अब अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि बताओ आई कहां से कहां तक गया है, और ये बात को मैं प्रूव करूंगा, जो मैं बात बोल रहा हूँ उसको प्रूव करूंगा, डोंट वरी। आई कहां से कहां तक गया? आई गया है कहां से कहां तक गया? कोई पूछेगा जे कहां से कहां तक गया है, और कोई पूछेगा आर कहां से कहां तक गया है। तो इसमें 99% आदमी गलती करते हैं। अब समझिए बात को। आई क्या था? आई अपना स्थान बदला के आई, आई का आई है। बताइए पहला मैट्रिक्स का ये पहला एलिमेंट है ना, आई, सॉरी पहला इंडेक्स है ना। तो पहला मैट्रिक्स के पहला इंडेक्स का और मतलब रेंज कितना है? 1 से लेके एम तक। अब बताइए जे कहां से कहां तक गया है? जे क्या है? जे है
दूसरे देखिए यहाँ पे जे पूछ रहा है, तो ये जे क्या है, दूसरे मैट्रिक्स का सेकेंड सफिक्स। तो बताइए जे कहाँ से कहाँ तक गया है, जे गया है 1 से लेके 2 तक। तो बताइए आर किसके लिए है, आया है, आर आया है जो दोनों में कॉमन है। तो दोनों में कॉमन है, तो दोनों में जो कॉमन है, तो क्या कॉमन है, हम लोग क्या लिए यहाँ पे, हम लोग यहाँ पी क्यू नहीं था, हाँ पी क्यू। बताइए यहाँ पर हमको क्या पता है, यहाँ हमको पता है कि एन बराबर कुछ क्या है पी, तो एन बराबर अगर पी है तो मान लेते हैं इसको हम लोग कुछ एस है, एन और पी बराबर है तो इसका वैल्यू मान लेते हैं एस है। तो बताइए आर कहाँ से कहाँ तक गया है, आर गया है या तो 1 से एन तक, या तो 1 से पी तक, या तो 1 से एस तक, क्योंकि तीनों का वैल्यू बराबर ही है। तो आर कहाँ से कहाँ तक गया है, आर गया है 1 से एन तक, या फिर लिख दीजिए क्योंकि मैंने बोल दिया है कि एन पी एस बराबर है, तो क्या 1 से लेके, चलिए एन ए लेते हैं, 1 से लेके एन। ये कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है कि अगर इसमें कोई आपसे पूछ दे कि देखिए ये सब कैसे आता है, ये सब के लिए आपको थोड़ा सा अपना दिमाग को जगह पे रखना होता है। हवा में अगर दिमाग रहेगा तो समझ कुछ नहीं है। बात समझ में आ रही है, क्यों ऐसा नहीं किए, क्यों ऐसा करना इंपॉर्टेंट। यहाँ आप कुछ भी ले सकते हैं आर के जगह। अब क्यों कुछ भी ले सकते हैं, दो बात आपको पता चल गया, अरे यार डमी सफिक्स भी है, से कुछ भी ले सकता है। बताओ आर का रेंज अगर कोई पूछेगा तो आर यहाँ क्या है, आर है जो दोनों में कॉमन है, तो दोनों में कॉमन है एन और एन, तो कहाँ से रेंज दिया है, एन होना पड़ेगा पी को भी, तो 1 से एन तक लिखिए या 1 से पी तक लिखिए या 1 से कुछ मान लिया एस तक लिखिए, वहां तक लिखिए। बात माथा में घुसाना। अब चलिए इस चीज को हम लोग थोड़ा सा प्रूफ करने का प्रयास करते हैं। अब देखिए सबसे पहला बात तो सी मैट्रिक्स कैसे लिखा हुआ है, इसको देखिए सी मैट्रिक्स लिखा हुआ है, सी मैट्रिक्स लिखा हुआ है ए आई आर बी आर आई, तो बी आर जे और एम। सबसे पहला बात इसको छोड़िए, एलिमेंट को ध्यान रखिए, ए आई आर बी आर जे, बताइए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, समेसन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। समेसन किस पे है, समेसन ओवर आर, आर पे है बाबू, क्योंकि जो जमी सफिक्स होता है उसी पे समेसन रिप्रेजेंट होता है, ना कि आई और जे पे नहीं है, नॉट ऑन आई और जे, आई और जे पे समेसन नहीं है, समेसन यहाँ आर पे। तो चलिए अब आपको पता है, आपको क्या पता है, आपको पता है कि इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक गया है, इसका वैल्यू गया है एम से, सबका रेंज पता है। चलिए इसको प्रूव हम लोग करते हैं छोटे से सवाल के, छोटे से सवाल के मतलब क्या, छोटे सवाल के लिए मतलब मान लेते हैं कि ए एक एलिमेंट है, ए आई जे का रेंज है 2 क्रॉस 3, बी एक मैट्रिक्स है का एलिमेंट है बी आई जे और उसका है 3 क्रॉस 2। बताइए सी एक मैट्रिक्स होगा ए आई आर बी आर जे, जिसका एलिमेंट कहाँ से कहाँ तक होगा 2 क्रॉस 2, यानी क्या बताइए, यहाँ से आप रेंज लिख सकते हैं ना। बताइए आई कहाँ से कहाँ तक जाएगा, आई कहाँ से कहाँ तक जाएगा, देखिए आई कहाँ से, आई इसमें कहाँ से कहाँ तक गया है, 2 तक गया है ना। बताइए आई कहाँ से कहाँ तक गया, 1 से लेके 2 तक। ये कहाँ से कहाँ तक गया, 1 से लेके, ये कहाँ से कहाँ तक गया, देखो ना जे बी का जे 1 से लेके 2 तक। आर कहाँ से कहाँ तक गया, 1 से लेके 3, देखो कॉमन क्या है दोनों में, 3 है ना। इसको पकड़ने का एक और तरीका है, देख लीजिए, यहाँ जो ये एम और क्यू लिखा रहता है ना, ये आई और जे का सफिक्स है, क्या समझ लो, आई और जे का, आई का डायमेंशन एम तक, जे का डायमेंशन क्यू तक, जो बच गया आर, तो आर होता है कॉमन डायमेंशन। देखो ये हो गया आई का, ये हो गया एक सीधा कॉमन डायमेंशन बताओ, दोनों में जो कॉमन है ना उस वही होगा इसका। ठीक है अब ये आपको पता है, चलिए अब इसको करके देखते हैं। लिखिए इसको, लिखिएगा सी को, कितना है ए आई आर बी आर जे, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, समेसन को। समेसन कितना के अंदर है, आर का है, आर का वैल्यू कहाँ तक गया है 3 तक। चलिए समेसन करने आता है ना, सीखे ना, पहले सीखते हैं, पहले आई को वेरी करते हैं, फिर जे को वेरी करते हैं, फिर आर को वेरी करते हैं। चलिए आई को वेरी करिए। पहले बताइए इसमें कंपोनेंट कितना, आंख मूल के बता दीजिए देख के कंपोनेंट कितना। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और आप सीखिए, अभी तक जो आपको पता था, अभी तक क्या पता था कंपोनेंट के नजरिए में, ये देखिए अभी तक आपको पता था कि ए आई जे, हमको पता था कि ना कि आई और जे दोनों का डायमेंशन सेम होता था। अगर दोनों का डायमेंशन अलग हो जाए तब कैसे कंपोनेंट निकाले, तो कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए जैसे कि यहाँ डायमेंशन क्या अलग, देखिए ना आई जे का सेम है पर आर का अलग है ना डायमेंशन, तो समझिए। बताइए अब इसका डायमेंशन निकालने का तरीका, कंपोनेंट निकालने का तरीका होता है जितना डायमेंशन और उस पे रैंक। बताइए
दो ऐसा इंडेक्स है जो कि सेम डायमेंशन में गया है, या तो अलग अलग कर दीजिए सबको। देखिए डायमेंशन जो हम लोग निकालते थे ना, सॉरी कंपोनेंट जो हम लोग निकालते थे ना, कैसे निकालते थे, वो निकालते थे, कैसे निकालते थे, डायमेंशन पे पावर रैंक, डायमेंशन सबका आई का जे के का, वहां क्या होता था कि सबका डायमेंशन ही सेम होता था, और अगर डायमेंशन अलग होगा तो सबका अलग अलग निकालना पड़ेगा, और सबको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। तो आप वेरीफाई कर लेंगे, क्योंकि जितना डायमेंशन से कंपोनेंट निकलेगा उतने जोड़ के भी कंपोनेंट निकलना चाहिए, तो दोनों से चेक भी हो जाएगा। तो पहले लिखते हैं, चलिए डायरेक्ट बताइए, आई के लिए अलग लिखिए, वैसे आई जैसे है, मैं फिर भी हम अलग करके लिख लेते हैं। बताइए आई कितना डायमेंशन, दो, दो पे पावर वन, ये भी कितना डायमेंशन, दो, फिर दो पे पावर रैंक कितना आ जाएगा, एक उस इंडेक्शन है। और बताइए आर पे पावर कितना, वन डायमेंशन, बताइए कितना हो जाएगा, दो दो चार, चार तिया, दो का स्क्वायर चार, तो कितना हो जाएगा, चार तिया 12। टोटल कितना कंपोनेंट होगा इसमें, टोटल कंपोनेंट होगा 12। आई कहाँ तक गया है, इतना तक, तो कितना हो गया, दो पे पावर दो चार, और तीन पे पावर एक बचा 8, हो गया इतना। अब चलिए चेक करते हैं, चलिए पहले आई को वेरी करते हैं, आई कहाँ तक गया, दो तक ना, तो लिखते हैं ए वन आर बी आर जे प्लस ए टू आर बी आर जे। अब वन, अब चलिए पहले आर ए के वैल्यू को वैल्यू करते हैं, आर का वैल्यू 3 तक गया, तो इसमें भी 3 को होगा, इसमें भी क्या होगा, 3 को होगा। चलिए लिखते हैं करके, ए वन वन बी वन जे, ए वन टू बी टू जे, ए वन थ्री बी थ्री जे, हो गया। उसके बाद इसमें भी 3 को होगा, ए टू वन बी वन जे, ए टू टू बी टू जे, ए टू थ्री बी थ्री जे। अब बताइए फिर इसमें आई जे कहाँ तक गया, जे दो तक, तो ये बताइए हर एक में फिर कितना होगा, दो दो, हर एक में दो दो, चलिए लिखते हैं। बताइए आई का वैल्यू 1 से n तक, ए वन वन बी वन वन, ए वन वन बी वन टू, इसमें दो। देखिए आपको ध्यान रखना है कैसे ओपन किया जाता है, मैं बार बार बता रहा हूँ, इसी में बच्चे गलती करते हैं। ए वन टू बी टू वन, ए वन टू बी टू टू, अगला में 3 गो, ए वन थ्री बी थ्री वन, ए वन थ्री बी टू, अगला में 3 गो, ए टू वन बी वन वन, ए टू वन बी वन, अगला में ए टू बी टू वन, ए टू टू बी टू टू, फिर अगले में लास्ट है ए टू थ्री बी थ्री वन, ए टू थ्री बी थ्री। हाँ एलिमेंट देखिए, दो, दो चार, दो छः, दो आठ, आठ दो 10 और 10 दो 12, कितना कंपोनेंट हुआ टोटल, 12 कंपोनेंट हुआ। तो आज एक चीज और सीख ली, नंबर ऑफ कंपोनेंट। अगर मान लेते हैं, किसमें पूछ दिया, एक एग्जांपल से सिखाते हैं, मान लेते हैं कि क्यू बराबर अगर आपके पास है ए आई जे बी के डी आर डी एस, बोला है कि आई गया है 1 से m तक, बोला है जे गया है आपको n तक, के बोला है p तक, और आर बोला है q तक, और एस बोला है w। ऐसा अगर बोला है तो सीधा ऐसा कंपोनेंट क्या हो जाएगा, m पे पावर 1, n पे पावर 1, तो सब अलग अलग गया है ना, सेम गया तो स्क्वायर कर दीजिएगा, और p पे पावर 1 पे पावर 1 रूट ऑफ नंबर ऑफ टोटल कंपोनेंट। बात समझ में आ रही है। तो देखिए ऐसे हम लोग लिख लिए। अब चलिए इसका नंबर ऑफ कंपोनेंट भी लिख लिया और इसको ऐसे भी दिखा दी। अब चलिए जो ये चीज हम लोगों ने दिखाई, ये क्या है बेसिकली हमारा, यही तो सी था, यही मैट्रिक्स तो क्या था, सी मैट्रिक्स था। अब इसको हम लोग एलिमेंट के फॉर्म में दिखाते हैं, एलिमेंट के फॉर्म में दिखा सकते हैं ना, देखिए ई तो हमको खोल के निकल गया, अब एलिमेंट के फॉर्म में दिखाते हैं। तो पता है कि सी मैट्रिक्स एक आया मेरे पास, क्या आया, ए आई आर बी आर जे, इसका ये कितना हो गया, 2 क्रॉस आया था, ये 2 क्रॉस 2। चलिए
दिखाते हैं। 2 क्रॉस 2 यानी कि 2 रो होगा और 2 कॉलम होगा। तो 2 रो यानी कि आई का वैल्यू कितना जाएगा 2 और जे का वैल्यू कितना जाएगा 2। तो चलिए लिखिए आई का वैल्यू, पहले लिख लेते हैं, समझिएगा बात को। A1 R B1 A1 A1R और BR2। कोई दिक्कत क्या, A1R देखिए इन लोगों को बताएगा ना यार पूरी तरह। A2R BR1 A2R BR2 हो गया ना। अब बताइए, अब आई का, अब बताइए यहाँ पे सब ई भी किसको दिखा रहा है, ये भी दिखा रहा है किसको समेसन को, ये भी दिखा रहा है किसको समेसन को, और ये भी दिखा रहा है किसको समेसन को, और ये भी किसको दिखा रहा है समेसन। सब आर के ओवर समेसन है, सबका खोल दीजिए अब एलिमेंट अंदर में, देख लीजिए ये समेसन को दिखा रहा है। बताइए आर का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक गया, 1 से लेके 3 तक गया, 3 तक खोलिए देखिए आएगा। A11 B11 A12 B21 A13 B31, ये हो गया इसका पहला एलिमेंट। दूसरा एलिमेंट हो जाएगा A11 B12 A12 B22 A13 B32, ये हो गया इसका दूसरा एलिमेंट। तो खोलिए A21 B11 A22 B21 A23 B31, सब समेसन को दिखा देते हैं, सब आर के ओवर समेसन है। आर का आपको पता है आर कहाँ से कहाँ तक गया है, आर आपको पता है यहाँ पे 2 से लेके 1 से लेके 2 तक गया है, तो सबको खोल दीजिए 2 तक। अब इसको खोलिएगा तो कितना हो जाएगा A21, इसलिए पुराना पढ़ना बहुत जरूरी है, नहीं पढ़े हैं तो क्या करें। 22 A23 B32, देखिए एलिमेंट देखिए जोड़ के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इधरों देख लीजिए वही सब होगा, ये देखिए देख लीजिए वही सब होगा। समझ रहे हैं ना बात को। तो देखिए इसका मतलब हम लोग पूरी तरीके से चेक कर चुके हैं कि इस चीज को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है ना। अगर 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन हो, और जानते हैं ये जाके बुक में पढ़िएगा ना एक लाइन में दे जाएगा, के अंदर की बात को सोचना पड़ता है कैसे कैसे क्या समझाना और कैसे रिप्रेजेंट करना है चीजों को। आप यहाँ देख सकते हैं। अब चलिए इतने काम कथा के बाद हम लोग शॉर्ट में बोल सकते हैं ये बात। अगर आपके पास एक कोई मैट्रिक्स है एक्स ए बी, जो कि m क्रॉस n तक गया है, और दूसरा कोई मैट्रिक्स है y ए बी, जो कि n क्रॉस p तक गया। देखिए m और n आप पहले ही बराबर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। p मैट्रिक्स होगा जो कि होगा x एक्स ए आर ले लीजिए, वाई आर बी ले लीजिए, जो कि कहाँ से कहाँ तक जाएगा m क्रॉस p तक। यहाँ पे x का सॉरी a का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगा m तक जाएगा 1 से लेके, और b का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगा p तक जाएगा 1 से लेके, और r का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगा जो दोनों में कॉमन था 1 से लेके n तक। तो ये हुआ मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, मतलब 2 मैट्रिक्स को आप जब भी मल्टीप्लाई करना हो तो आंख मूंद के टोपी पहन के मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपको हर चीज एकदम क्रिस्टल क्लियर हो रहा होगा। अगर दिक्कत आ रही है तो थोड़ा बैठ के सोचिएगा। अब इसी चीज को देखिए सब कंप्लीट हो जाएगा। अब इसी चीज को सुपर स्क्रिप्ट में भी दिखा सकता है, कोई इतना परेशानी नहीं। अगर कोई बंदा ऐसे लिखे आप AIJ MN BIJ NK, सी मैट्रिक्स सीधा क्या बनेगा AIR BRJ इसी चीज को कोई आपको ऐसे दिखा दे AIJ BIJ डायरेक्टली ले लीजिए, सी मैट्रिक्स बनेगा AIR RJ MK। कोई दिक्कत कोई परेशानी। और यहाँ पे सब आर के अबाउट समेसन हो रहा है, ना कि आई और जे के अबाउट समेसन हो रहा है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन का। और जो दूसरा चीज हम लोग देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं हम लोग, लेक्चर थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, डोंट वरी टेंशन ना ले। अब लगता नहीं है कि मैं उतना पढ़ा पाऊंगा जिंदगी इस चीज को समझाने में, बहुत समय लग चुका है, तो लगता नहीं है वहां तक हम लोग जा पाएंगे। जितना हो पाएगा उतना मैं कोशिश करूंगा।
वैसे चलिए एक एक टॉपिक को कर देता हूँ, उसके बाद आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं, जो कि नेक्स्ट टॉपिक है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सबसे पहली बात तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता क्या है ये आपको पता है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, आई से रिप्रेजेंट किया जाता है, और जिसका सिर्फ डायगोनल एलिमेंट होता है और सब एलिमेंट हो जाता है जी। हो गया 3 बाय 3 का मैट्रिक्स। इस तरह ये n बाय n का भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम लोग टेंसर में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, बताइए इसको हम लोग रिप्रेजेंट करना चाहते हैं किस में, टेंसर के फॉर्म में। तो बताइए इसको हम लोग आराम से ऐसे दिखा सकते हैं, अभी हम बोल रहे हैं डेल्टा से दिखा सकते हैं, डेल आई जे, डेल आई जे एम और एन, डेल आई जे और क्या होगा एम और एन। ये हो गया, इसको सिंपल एम और एन का पर मैट्रिक्स से तो सेम मैट्रिक्स एन एन लिखिए या फिर एम एम लिखिए, या जो लिखना है वो लिखिए। अब आपको पता है कि डेल का ऑपरेटर पता है आपको, आई जे जब सेम होगा वैल्यू 1, तो देखिए इसमें आई जे सेम होता है ना, मेरे आई जे सेम होता है 1 1 2 2 3 3 आते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल आई जे, ऐसे भी लिख सकते हैं डेल आई जे एन एन लिखिए, एम एम लिखिए, कुछ भी लिखिए, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। प्रॉपर्टी भी आपको बेसिकली पता है कि अगर आई को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस, या ए को आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट में क्या मिलना चाहिए, ए ही मिलेगा। कोई भी ए स्क्वायर में यहाँ पे, लेकिन हाँ ये क्या होना चाहिए, ए जैसे कि ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा ना, समझ रहे हैं ना, ये जो ए है, ये देखिए ये तो आपका क्या होगा, ये कुछ एन एन होगा। इसका भी पहला क्या होना पड़ेगा, पहला तो एन ही होना पड़ेगा, ये बात आपको पूर्ण रूप से पता है। ये जो होगा इसका तो पहला एन ही होना पड़ेगा, तब ना भाई मल्टीप्लाई होगा। ये सब चीज़ आपको पता है, आराम से आप कर सकते हैं। यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करने का डेल का एक तरीका है, क्रॉनिकल डेल का इसको बोला जाता है। तो हम लोग क्या किए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर पाए किसकी मदद से, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम लोग मल्टीप्लाई कर, सॉरी रिप्रेजेंट कर पाए क्रॉनिकल डेल्टा की मदद से। यहाँ तक का आज का लेक्चर रहने देते हैं, आज हम लोग का टॉपिक बच गया, अभी बहुत चीज़ है बताना। तो यहाँ तक हमारा लगभग हुआ है पाठ, अभी हमारा ये टॉपिक नहीं हो पाया है, और ये टॉपिक नहीं हो पाया। अगली क्लास में हम लोग इसी जो टॉपिक को समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा पढ़ना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पढ़नी बातों को अगली क्लास में हम लोग ये दोनों टॉपिक को देखने वाले हैं, या फिर अगली क्लास में आगे बढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इस जो टॉपिक को हम लोग अगली क्लास में देखने वाले हैं, वो अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।